डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। वेस्ट बंगाल सेट, यस मुझे पता है मेरे कई स्टूडेंट आज रात इस वीडियो का वेट कर रहे होंगे क्योंकि मैंने अनाउंस किया था। थोड़ी देर हुई है इसको लाने में, सॉरी फॉर दैट बिकॉज टुडे वाज हेक्टिक डे। लेकिन फिर भी ये पेपर 2023 का है, लेटेस्ट, और इसको हम एनालाइज करेंगे यूजुअल वे में जैसे करते हैं, जिसमें ढेर सारे एडिशनल इंफॉर्मेशन होंगे, बहुत सारे डिस्कशन होंगे। इनफैक्ट ये पेपर इतना अच्छा है कि मुझे लगता है कि कोई एक पेपर जो सबसे ज्यादा आपको हेल्प कर सकता है, जिसकी एनालिसिस यूजीसी नेट या सेट या असिस्टेंट प्रोफेसर, वो ये पेपर है। तो इसको गौर से देखिए। और सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहता हूं मेरे कई स्टूडेंट को जिन्होंने कि ये पेपर मुझे बहुत जल्दी से परसों दिन में भेजा था और फिर रिक्वेस्ट भी किया, तो उन सब का बहुत बहुत धन्यवाद। लेट अस बिगिन वेस्ट बंगाल सेट 2023 पेपर इन पॉलिटिकल साइंस, एनालिसिस, एक्सप्लेनेशन एंड एडिशनल इन्फो। इससे पहले कि क्वेश्चन आंसर का दौर करें शुरू, ये बताना मेरा कर्तव्य और आपका जानना अधिकार कि यदि आप नेट, जेआरएफ या असिस्टेंट प्रोफेसर या सेट एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो जो बेस्ट वे हो सकता है, मैं कोई इसमें गरूर के साथ नहीं कर रहा हूं, ये मैटर ऑफ फैक्ट है कि बेस्ट वे हो सकता है कि आप ज्वाइन करें पॉल साइंस हेल्प का ऑनलाइन टेस्ट सीरीज एंड काउंसलिंग। उससे अच्छी बात आपके लिए कुछ भी नहीं हो सकती और उससे कम कॉस्ट पे या नॉमिनल कॉस्ट पे कुछ भी नहीं हो सकता। इसमें क्या है आप ये पढ़ लीजिएगा। कैसे ज्वाइन करना है, इसके लिए आपको अपना नेम, मोबाइल नंबर जो आपने रजिस्टर किया है टेलीग्राम पे, वो मेल करनी है इस 2 मेल आईडी पे, और फिर आगे आपको गाइड किया जाएगा आप कैसे ज्वाइन करेंगे। अब आइए हम लोग क्वेश्चन आंसर का दौर करते हैं शुरू। जैसा मैंने बताया कि ये बहुत ही अच्छा पेपर है। इसमें कॉन्सेप्चुअल जो है वो लीनिंग है, मतलब ज्यादा क्वेश्चन जो है कॉन्सेप्चुअल है, बहुत कम क्वेश्चन अर्बिट है। डिफिकल्ट जरूर कुछ क्वेश्चन है लेकिन अर्बिट नहीं है। सो लेट अस बिगिन। एक दो क्वेश्चन में मैं एक बिग क्वेश्चन मार्क डालूंगा जहां पे कि मैं भी श्योर नहीं हूं, जो रिसर्च में कर सकता था उससे उसकी डेफिनेटिव आंसर पता नहीं लगी है, तो आपके लिए वो एक टास्क होगा। बाकी में मैं जहां जहां मैं श्योर हूं मैं आपको बताता जाऊंगा। चलिए अब करते हैं क्वेश्चन आंसर का दौर शुरू। हु अमॉन्ग द फॉलोइंग रिगार्डेड बुद्धिज्म एज ए मोरल एंड टॉलरेंट अल्टरनेटिव टू मार्क्सिज्म। ये क्वेश्चन आपको बाउंस कर सकता है, लेकिन यदि आप यहां गौर से देखेंगे तो आपको कंफ्यूजन केवल इन दो में होगी, क्योंकि मार्क्सिज्म से जुड़े हुए थोड़े बहुत एम.एन. रॉय काफी हैं और थोड़े बहुत अंबेडकर हैं, जो एक तरह से सोशल डेमोक्रेट जैसी उनकी थॉट थी। उन्होंने कार्ल मार्क्स और बुद्धा ऐसा भी लिखा है, तो उससे भी आप गेस कर सकते हैं कि बुद्धिज्म वर्सेस मार्क्सिज्म पे उनके कुछ थॉट थे। आप इससे भी समझ सकते हैं कि उन्होंने जो है बुद्धिज्म अपनाया था अपने अनुयायियों के साथ में। तो इन सब के चलते आप गेस कर सकते हैं कि ये बात जो है कही होगी बी आर अम्बेडकर ने, तो इसलिए वो गेस हो सकता है और सही आंसर यही है। अब यहाँ पे राजा राम मोहन रॉय का है, ये बहुत ही आसान, मतलब इसको जैसे बच्चे टाइप का क्वेश्चन बोलते हैं, वो है, आपको पता है, ब्रह्मो समाज, शायद 1928 में इन्होंने किया था। आर्य समाज जो है सरस्वती दयानंद सरस्वती जी ने किया था, तो ये दो। और विश्व भारती आपको पता है रविन्द्रनाथ टैगोर ने इसकी स्थापना की थी। नेशनलिज्म इज मीनेस और किसके साथ जा सकता है? यदि आपने रविन्द्रनाथ टैगोर पे मेरी वीडियो देखी हो तो आपको पता होगा कि नेशनलिज्म को एक बीमारी, एक तरह का समझ लीजिए भयावह चीज, सबसे बुरी चीज जो है वो मानने वाले रविन्द्रनाथ टैगोर थे। और मिनेस का मतलब क्या होता है? मतलब मिनेस मतलब एक तरह का आतंक, मिनेस। तो नेशनलिज्म जो है एक मिनेस है, बुरी चीज है, ये टैगोर का कथन है। और उन्होंने उनका एक लाइन में दी कहें तो उनके अनुसार से नेशनलिज्म वो आइडियोलॉजी है जो मनुष्य को, इंडिविजुअल को जकड़ता है, चेन में बांधता है, उसको विश्व बंधुत्व की तरफ रोकता है, जाने से रोकता है, उसकी सोच को संकुचित कर देता है एक दायरे में जिसको कि नेशन डिफाइन किया जाता है, और उसमें एक तरह से वायलेंस जो है वो भरता है, एक पैशन भरता है कि हमारा देश श्रेष्ठ है, दूसरा देश नहीं। उसको वो अच्छा नहीं मानते हैं ह्यूमनिज्म के लिए। उनके अनुसार से ह्यूमन सब एक है, उसको इस तरह से बाउंड्री में नहीं घेरना है। कई तरीकों से वो नेशनलिज्म की बुराई करते हैं। अब ये जो
क्वेश्चन है ये आगे आपको हेल्प करेगा। यहां हो सकता है आप बाउंस हो जाए। सॉरी, ये कह रहा है कि अंबेडकर जी के लाइफ में योला कॉन्फ्रेंस का क्या रोल है। तो योला कॉन्फ्रेंस जो है वहां पे उन्होंने अनाउंस किया था कि मेरे साथ जो है डिप्रेस क्लास जो है वो अनदर रिलीजन को, मतलब आई विल नॉट डाई एज हिंदू, आई वॉज बोर्न एज हिंदू। तो ये उस कॉन्फ्रेंस में हुआ था। बाकी भी जो इंफॉर्मेशन उसको जरूर जान लीजिए। कब इन्होंने किया था, मैं शायद 1937 में किया था। महद सत्याग्रह का डेट भी देख लीजिएगा। इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी शायद 1935 में ही स्टैब्लिश किया था, चेक कर लीजिएगा। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। जितने भी लैंडमार्क इवेंट हुए हैं अंबेडकर जी के जीवन में वो पूछे जाते हैं। पांचवा क्वेश्चन पढ़ रहा हूं, अरेंज द फॉलोइंग इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ इवेंट्स। किस तरीके से ये, अब ये क्वेश्चन बुरा क्वेश्चन है, मतलब इसको मैं बोलूंगा डाउन। अब ये बहुत डिफिकल्ट है कि आपको पता हो कि सबसे पुराना क्या गौतम है या अपस्तंबा है या वशिष्ठ है। लेकिन एक बार जान लीजिए, मैंने ये विकिपीडिया से दिया है, गौतम धर्म सूत्रा जो है, धर्म सूत्रा धर्म शास्त्र से पहले आए थे। इनफैक्ट धर्म शास्त्र जैसे मनु स्मृति है या याज्ञवल्क्य की स्मृति है, शुक्राचार्य स्मृति है, वो सब जो सूत्रा है उनका एक तरह का एक्सप्लेनेशन है श्लोक में। तो उसमें भी सबसे जो पुराना है गौतम है। तो 3 से आप जो है, तो एक ही है चूंकि 3 से शुरू होता हुआ, तो आप बाकी देख लीजिएगा। मनु स्मृति सबसे बाद में उसमें आता है। ये भी क्वेश्चन जो है बहुत डिफिकल्ट है, इसको भी मैं डाउन बोलता हूं, क्योंकि ये तो हम जानते हैं कि घाना ब्रिटेन का है, लेकिन कब ये आजाद, और ये इसमें थोड़ा आप कॉमन सेंस लगाएंगे तो 1980 में घाना नहीं हुआ। आपको पता है नुक्रुमा जो है 1961 में ही बेलग्रेड में उन्होंने जो है नाम की स्थापना की थी, एक फाउंडर मेंबर। तो घाना को आप नहीं कह सकते हैं। जिम्बाब्वे जो पहले रोडेशिया था 1990 में कैसे होगा, इसकी क्रिकेट टीम हाल तक उस समय तक क्रिकेट खेलने लगी थी। तो ये आजाद तो उसके बहुत पहले हुआ होगा। तो ये दोनों में 50-50 आप कर सकते हैं। उस वहां पे आके आप जो है पूरी तरह से कंफ्यूज करेंगे। इसका सही आंसर है सी। और क्या कहा सकता है, बस आपको जानना है कि कौन अफ्रीका में 54 कंट्री हैं, कौन किसका कॉलोनी था और कब आजाद हुआ, ये सब जानना इतना आसान नहीं, आप गेस ही कर सकते हैं। 7th क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट है, द लास्ट शैल बी फर्स्ट एंड द फर्स्ट लास्ट। ये फेमस फ्रेज किससे एसोसिएट है? देखिए ये जो फ्रेज है ये बाइब्लिकल फ्रेज है। ये ईसा मसीह के द्वारा कहा गया था। वो आप पढ़ सकते हैं उन्होंने कब कहा था, किस संदर्भ में कहा था। और लेकिन इसको यहां पे तो ईसा मसीह है नहीं, तो यहां पे जो कहा है वो फ्रेंच फैनन ने कहा है। फ्रेंच फैनन सबसे ज्यादा पोस्ट कोलोनियल थिंकर जो सबसे फेमस हैं, जिन्होंने साइको एनालिसिस के बेसिस पे कोलोनियलिज्म को समझने की कोशिश की, जिन्होंने वायलेंस का सहारा लेने को सही बताया डीकोलोनाइजेशन या इंडिपेंडेंट होने के लिए। उनकी जो बुक है रेचेड ऑफ द अर्थ, उसमें उन्होंने ये बात कही थी इस मायने में, इस कॉन्टेक्स्ट में, कि डीकोलोनाइजेशन जब होगा तो उसका मायने होगा जो लास्ट है वो फर्स्ट हो जाएंगे और फर्स्ट लास्ट हो जाएंगे। लास्ट मतलब जो दबे कुचले लोग, जिनको व्हाइट लोगों ने कॉलोनी बनाया है, अपना सब्जुगेट किया है, वो फर्स्ट होंगे और ये लोग जो है पीछे हो जाएंगे। ये फ्रेंच फैनन ने कहा है। डिफिकल्ट, ये सब बहुत ही डिफिकल्ट क्वेश्चन है। ये भी डिफिकल्ट है, डिफिकल्ट है, ये भी डिफिकल्ट है। ये स्लाइड में पूरे डिफिकल्ट क्वेश्चन है, लेकिन ऑर्बिट आप नहीं कह सकते हैं। 11th क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट ए मेंबर ऑफ द एक्सिस पावर। ये सब लड्डू क्वेश्चन है। एक्सिस पावर आपको पता है जर्मनी, जापान, इटली थे। वर्ल्ड वॉर 2 में सोवियत यूनियन तो एलाइड पावर था। ये बहुत आसान क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कोर एलिमेंट ऑफ रियलिज्म इन आईआर। ये भी आसान लड्डू क्वेश्चन है। आपको पता है स्टेट को वो प्रेशर देते हैं, पावर एंड सिक्योरिटी मेन उनका कंसर्न होता है, प्रैग्मेटिज्म एंड प्रूडेंस मतलब बुद्धिमत्ता उसमें होनी चाहिए। तो एक बच जाता है इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस, जो कि लिबरलिज्म, जिसको इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस, कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंस, ट्रेड, स्पिल ओवर, इस तरह के जो बातें हैं, या इंस्टीट्यूशनलिज्म, इंटरनेशनल रेजीम, इंटरनेशनल कोऑपरेशन, ये सब जुड़े हुए जो हैं वो लिबरलिज्म से जुड़े हुए हैं। इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस उसमें कोर थॉट है लिबरलिज्म। ये सब लड्डू क्वेश्चन है।
गेम थ्योरी इन इंटरनेशनल रिलेशन एज्यूम्स एज फॉलो, ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है। गेम थ्योरी में आपको पता है प्रिजनर्स डिलेमा मैंने कई बार आपको बताया है, उसमें जो प्लेयर होते हैं उनका एक्शन इस पर डिपेंड करता है कि सामने वाला क्या सोच रहा होगा, क्या एक्शन लेगा। इस तरह के सिचुएशन को गेम थ्योरी कहते हैं। इंटरनेशनल रिलेशन में गेम थ्योरी के बेसिस पे काफी सिचुएशन को एनालाइज किया जाता है। तो उसमें डेफिनेटली रैशनल चॉइस बिहेवियर होता है। रैशनल चॉइस मतलब कि जो इंडिविजुअल होता है वो एक यूटिलिटी मैक्सिमाइजर या अपना इंटरेस्ट मैक्सिमाइजर इंटिटी होता है। वो अपने इंटरेस्ट को मैक्सिमाइज करना चाहता है किसी भी सिचुएशन में, मतलब वो ऐसा डिसीजन लेना चाहता है जिससे उसका सबसे बड़ा भला हो। इसी को रैशनल चॉइस बिहेवियर कहते हैं। बाकी आप पढ़ लीजिए, वो सब नहीं है। नॉट, इट इज नॉट इंपल्सिव और कल्चरली कंडीशन, ये सब नहीं है। थर्ड वर्ल्ड किसने क्वाइन किया, ये सब आसान क्वेश्चन है, एक बार यदि आप याद कर लें। अल्फ्रेड सोवे ने कहा है, मेरे गाइड में भी है, हर जगह आपको मिलेगा। ये कब कहा था यदि पूछा है तो और डिफिकल्ट हो जाता है। 1942 में। ये फ्रेंच कार्टोग्राफर, ज्योग्राफर, साइंटिस्ट थे अल्फ्रेड सोवे। थर्ड वर्ल्ड कितना पॉपुलर हो गया, थर्ड वर्ल्ड उन्होंने किस बेसिस पे या किस कॉन्टेक्स्ट में कहा था कि जो कोल्ड वॉर के दोनों खेमे से बाहर है। एक खेमा जो है वो फर्स्ट वर्ल्ड है, यूएसए एंड वेस्टर्न यूरोप। जो दूसरा खेमा है वो सोवियत रूस और उसके जो सैटेलाइट नेशन ईस्टर्न यूरोप के हैं, वो सेकेंड वर्ल्ड हो गया। तो बाकी जो वर्ल्ड बचा वो थर्ड वर्ल्ड था, सोवी। 13 नंबर क्वेश्चन लड्डू क्वेश्चन है। 14 पॉइंट प्रोग्राम जो है लीग ऑफ नेशन बनाने के लिए किसने दिया था? ये वुडरो विल्सन ने दिया था। ये मैंने कई बार आपको बताया है डिफरेंट वीडियो को एनालाइज करते, डिफरेंट क्वेश्चन को एनालाइज करते हुए। ये 14 पॉइंट प्रिंसिपल जो है इंटरनेशनल पीस, कॉपरेशन, जो एक तरह का मोरल आइडियलिज्म जो था उस पे बेस्ड था, जो खुद निकलता था इमैनुअल कांत के परपेचुअल पीस थेसिस से। इसमें इंटरेस्टिंग बात यह है कि वुडरो विल्सन ने भले इसको दिया और उसी बेसिस पे लीग ऑफ नेशन की स्थापना हुई, लेकिन खुद अमेरिका ने उसको ज्वाइन नहीं किया। कितनी बड़ी आयरनी है, और वो ध्वस्त हो गया, होना ही था। Who among the following, 10 नंबर क्वेश्चन। नंबर पे मत जाइए क्योंकि इधर उठपटांग हो सकती है, मैंने जो फिट किया है कॉपी पेस्ट करके, लेकिन सारे क्वेश्चन है। Who among the following is a proponent of contingent realism? अब इस पे मैं क्वेश्चन मार्क कर रहा हूं। कंटिंजेंट रियलिज्म यदि मैं कहूं तो मैं जाऊंगा बैरी बुजॉन के साथ। बैरी बुजॉन वैसे तो कोपेनहेगन स्कूल के एक तरह से प्रोपोनेंट है, मतलब बहुत बड़े थिंकर हैं। कोपेनहेगन स्कूल जो कि अल्टरनेटिव वे में सिक्योरिटी को देखती है, जो सिक्योरिटी को रियलिज्म, क्लासिकल रियलिज्म के चश्मे से नहीं देखती है, जिनके लिए सिक्योरिटी कंटिंजेंट है। कंटिंजेंट मतलब क्या होता है? कंडीशनल, मतलब वो गिवन नहीं है, नेचुरल नहीं है, शाश्वत नहीं है, वो बहुत सारे कंडीशन पे डिपेंड करती है। तो कंडीशनल रियलिज्म क्या है कि रियलिज्म खुद एक तरह का सोशल कंस्ट्रक्ट है। बहुत सारे कंडीशन पे आप सोचते हो कि आपको सिक्योरिटी थ्रेट है। जैसे अभी रसिया सोचने लगा कि भाई नाटो में यदि शामिल हो जाएगा यूक्रेन तो हमारा सिक्योरिटी थ्रेट है। तो जैसा आप सोचो और उस तरह से यदि लोग भी सोचने लगे तो वो रियलिटी बन जाती है, वो रियलिज्म है। तो इसको मैं कहूंगा बैरी बुजॉन, लेकिन फिर भी आप पढ़ लीजिएगा। केनिथ वॉल्ज आपको पता है फाउंडर हैं स्ट्रक्चरल रियलिज्म की, जिसको नियो रियलिज्म बोलते हैं। जॉन मेरसेमर जो हैं ये ऑफेंसिव नियो रियलिस्ट हैं। चार्ल्स ग्लेसर ने बहुत सारे बुक लिखे हैं, आर्टिकल लिखे हैं। इन्होंने कंटिंजेंट रियलिज्म पे बुक जरूर लिखे हैं, लेकिन मेरे अनुसार से आई विल गो विद बैरी बुजॉन, लेकिन मैं फिर भी आपके लिए टास्क छोड़ रहा हूं। ये तो लड्डू क्वेश्चन है, कौन किसने लिखा है बनानाज बीचेज एंड बेसेज। ये यदि फेमिनिज्म को आपने थोड़ा भी पढ़ा हो तो आप इस बुक को मिस नहीं कर सकते हैं। इसको लिखा है सिंथिया इनलोए ने, और इन्होंने इस बुक में पूछा है, जो बहुत जगह क्वेश्चन पूछा जाता है, वेयर आर द वुमेन इन इंटरनेशनल रिलेशन? कहां है औरतें? क्या वो डिप्लोमेट्स की वाइफ के रूप में दिखती हैं? क्या ये वो रेड क्रॉस की वुमेन के रूप में दिखती हैं? या वो जो है कंफर्ट सर्विस देती हुई लेडीज नजर आती हैं? वो कहां है? क्यों छुपी हुई है? क्यों वो पीस टेबल पे नहीं दिखती हैं? क्यों वो जनरल के रूप में नजर नहीं आती हैं? क्यों वो राष्ट्राध्यक्ष के रूप में नजर नहीं आती? क्यों वो स्ट्रैटेजिस्ट के रूप में नजर नहीं आती? ये सिंथिया इन लोगों का क्वेश्चन है इस बुक में।
द ब्रांच ऑफ पॉलिटिकल साइंस विच इज फोकस्ड ऑन द इंटरेक्शन अमॉन्ग स्टेट। ये डेफिनेशन है इंटरनेशनल रिलेशन का। आप इसमें कंफ्यूज केवल जो है फॉरेन पॉलिसी एनालिसिस एंड इंटरनेशनल रिलेशन में कर सकते हैं। जब भी स्टेट के इंटरेक्शन का जिक्र आएगा, इंटर रिलेशन का जिक्र आएगा, तो वो IR होगा, ना कि फॉरेन पॉलिसी एनालिसिस। 50 नंबर क्वेश्चन देखिए, विच अप्रोच टू द IR vehemently object to the notion of anthropocentrism and industrialism। एंथ्रो मतलब होता है ह्यूमन, मतलब ह्यूमन सेंट्रिक अप्रोच या इंडस्ट्रियल अप्रोच को कौन नकारेगा। यदि आप इसमें से पढ़ें तो आप सीधा पकड़ लेंगे कि ग्रीन पॉलिटिकल थ्योरी, वही तो इकोलॉजी के करीब जाता है ना, ग्रीन थ्योरी। फेमिनिज्म भी थोड़ी बहुत है, लेकिन वो उसका ब्रांच इको फेमिनिज्म है, तो इसलिए ये आसान क्वेश्चन है, इजी। इससे मतलब एंथ्रोपोसेंट्रिज्म यदि आप समझ पाए तो। थ्योरी इज ऑलवेज फॉर समवन एंड फॉर सम पर्पस। पहले तो समझिए इसका मायने क्या है। इसका वैसे ही रॉबर्ट कॉक्स ने ये कहा है, इसका मायने यह है कि थ्योरी कभी वैल्यू न्यूट्रल नहीं होती है। थ्योरी कोई ऐसा नहीं है कि हवा में क्रिएट होती है। थ्योरी जब कंस्ट्रक्ट की जाती है, फ्रेम की जाती है, फॉर्मुलेट की जाती है, तो वो किसी व्यक्ति के द्वारा की जाती है, कुछ पर्पस से की जाती है। वो पर्पस शायद उस समय की व्यवस्था को बदलना हो, या किसी व्यवस्था को बनाए रखने की बात हो, चाहे कोई अल्टरनेट व्यवस्था देने की बात हो, चाहे किसी पर्टिकुलर चीज के या आइडिया के समर्थन में हो या अपोजिशन में हो, एक पर्पस के साथ होता है। थ्योरी वैल्यू न्यूट्रल नहीं होती। ये बात रॉबर्ट कॉक्स का कहना है। एक तरह कंस्ट्रक्टिविज्म समझ सकते हैं। इंडिया इज नॉट ए मेंबर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपोर्ट कंट्रोल रेजिम। ये सब बहुत ही एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है। एक्सपोर्ट कंट्रोल रेजिम क्या होती है? जो खतरनाक चीजों का एक्सपोर्ट, जैसे कि मिसाइल टेक्नोलॉजी हो, न्यूक्लियर आर्सेनल हो, टैंक हो, इन सब पे फ्री नहीं है कि आप खरीद सकते हैं। उसके लिए एक रेजिम बनाई गई है कि इसके जो जो मेंबर होंगे वो एक पर्टिकुलर रूल रेगुलेशन के दायरे में ही खरीद फरोख्त करेंगे। उसमें इंडिया जो है मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रेजिम, जिसको कि MTCR कहते हैं, उसका मेंबर है। ऑस्ट्रेलिया ग्रुप का मेंबर है। आप इन सबको नेट पे जाके पढ़ लीजिए कि ऑस्ट्रेलिया ग्रुप के क्या मेंबरशिप का क्या है, किस तरह के आर्म्स का इसमें खरीद फरोख्त होती है। वासेनर अरेंजमेंट जो है वो कन्वेंशनल अनकन्वेंशनल दोनों तरह के आर्म्स का है। ये सब का इंडिया मेंबर है, लेकिन न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप, जिसको NSG बोलते हैं, उसका इंडिया मेंबर नहीं है। इंडिया को उसके मेंबरशिप से बाहर रखा गया है। ये कई एग्जाम में पूछा जाता है। ये भी पूछा जाता है कि इंडिया किन किन एक्सपोर्ट कंट्रोल रेजिम का मेंबर है। हु मूव्ड द ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ये सब बहुत ही लड्डू क्वेश्चन है यदि आप प्रैक्टिस करते रहे हैं इस तरह के एग्जामिनेशन का। ये जवाहरलाल नेहरू ने किया था। ये इन्होंने किस दिन मूव किया, ये भी पूछा जाता है। 13 दिसंबर 1946 को, देखिए आजाद होने से पहले। ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन बेसिकली क्या था? ये कॉन्स्टिट्यूशन की एक तरह की खाका थी, आत्मा थी। बहुत सारे बातें जो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन की हैं वो बाद में प्रियम्बल में झलकती हैं, और इसको एक्सेप्ट किया गया था 22 जनवरी 1947 को। ये दोनों डेट आपको याद रखना चाहिए, पूछा जा सकता है। एजर्सन रीजन, देखिए आपको पता है इस तरह के क्वेश्चन क्या होते हैं। एक स्टेटमेंट होता है जिसको एजर्सन बोलते हैं, एक दूसरा स्टेटमेंट होता है जो कि रीजन है, वो अपने आप में सही है गलत आपको ये देखना होता है, और यदि सही है तो आपको ये भी देखना होता है क्या वो एजर्सन को एक्सप्लेन कर पा रहा है। तो हेगल सिंबलाइज द हाईएस्ट अचीवमेंट ऑफ जर्मन आइडियलिज्म इन पॉलिटिकल थॉट। ये बिल्कुल ट्रू है। आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं कि आइडियलिज्म के वो समर्थक थे। हिस्टोरिकल डायलेक्टिकल आइडियलिज्म, आइडिया का कैसे प्रोग्रेशन होता है, जिसको उन्होंने जेस्ट कहा था। हेगल डिसलाइक द एब्स्ट्रैक्ट, रीजन पढ़ रहा हूं, हेगल डिसलाइक द एब्स्ट्रैक्ट कॉस्मोपॉलिटियन आइडिया एंड बिलीव्ड इन द रैशनैलिटी ऑफ एग्जिस्टिंग इंस्टीट्यूशन। देखिए हेगल कहते हैं कि रैशनल इज रियल एंड रियल इज रैशनल। मतलब जो अभी है, जो चीज आपको दिख रही है, वो रैशनल है, ऑब्जेक्टिव है, मतलब वो लाजमी है, लॉजिकल है, इसीलिए वो है। और जो है, जो है वो रैशनल है, और जो रैशनल है वो जरूर रियल होगा। दैट विल नॉट बी समथिंग जो इमेजिनरी। तो यदि इस लाइन को यदि आप याद रखें तो ये भी ट्रू हो जाती है कि रैशनलिटी ऑफ एग्जिस्टिंग इंस्टीट्यूशंस। लेकिन ये इसको एक्सप्लेन कर रहा है, ये मैं
बहुत कंफ्यूज हूं, मेरे अनुसार से बी होना चाहिए, लेकिन फिर भी मैं क्वेश्चन मार्क कर रहा हूं। ये क्वेश्चन आपको बाउंस करेगा, बम्प करेगा। ये सब मैं क्रिकेट की भाषा में बोलता हूं, ऐसा बॉल जो सीधे मतलब गुड लेंथ से आती है और आपके नाक की तरफ, ब्लड टेलीग्राम। मोस्ट ऑफ माय स्टूडेंट वो नहीं जानेंगे और जानना भी नहीं चाहिए। ये बुक जो है, इसका पूरा नाम है, आप देखिए यहां पढ़ सकते हैं, और ये गैरी बैस ने लिखा है, और ये बांग्लादेश में एक तरह से जो जेनोसाइड हुई थी उस पर लिखी गई है। आप इसके बारे में और जान सकते हैं, तो बांग्लादेश से रिलेटेड। ये क्वेश्चन भी आपको टफ लग सकता है कि इंडिया ने एशियन का एक सिक्योरिटी फोरम है, उनका एशियन जो फोरम है, साउथ ईस्ट एशियन नेशन का जो एसोसिएशन है, रीजनल एसोसिएशन, उसमें ARF है, एशियन रिलेशनशिप फोरम, उसको इंडिया ने एक तरह से उसका पार्टनर बना था 1996 में। ये डेट याद रखना मुश्किल है, लेकिन आपको ये जरूर याद होना चाहिए कि एशियन से हमारा नाता 1992 से शुरू होता है, और वहां पे हम उसके पार्टनर बनते हैं, बाद में सेक्टोरल डायलॉग पार्टनर बनते हैं, फिर स्ट्रैटेजिक पार्टनर बनते हैं। वो सब डेट मैंने कई बार दिया है। इससे रिलेटेड एक बात और आपको याद रखनी चाहिए कि 2022 में यदि आप देखें तो कितने साल हो गए, 30 ईयर्स। तो अभी दिल्ली में जो है कॉन्फ्रेंस हुआ था, एशियन के साथ हमारी 30 ईयर पार्टनरशिप को सेलिब्रेट किया गया था। ये सब बातें आपको याद रखनी चाहिए। एशियन से भारत के नाते पे हमेशा क्वेश्चन रहता है, ये भी क्वेश्चन वही है। एरिस्टोटल के जो 6 जो आइडियल फॉर्म है, मैंने कई बार आपको बताया है, मोनार्की, टिरेनी, एरिस्टोक्रेसी, ओलिगार्ची, पॉलिटी एंड डेमोक्रेसी, ये 6 टाइप है। उसमें से पहला जो मैंने नाम लिया था सब अच्छे फॉर्म है, जो सेकंड है वो परवर्टेड है। तो उसमें से पूछा जा रहा है कौन सा इसमें से परवर्टेड है, मतलब नॉट ए गुड फॉर्म। तो मोनार्की गुड है, एरिस्टोक्रेटिक गुड है, डेमोक्रेसी बैड है। मोनार्की का जो बैड फॉर्म है टिरेनी है, एरिस्टोक्रेसी का ओलिगार्ची है, और डेमोक्रेसी का जो गुड फॉर्म है वो पॉलिटी है। एरिस्टोटल इसको कैसे डिफाइन करते हैं डेमोक्रेसी की? इट इज रूल बाय मेनी इन द इंटरेस्ट ऑफ फ्यू। पॉलिटी को कहते हैं इट इज रूल बाय मेनी इन द इंटरेस्ट ऑफ मेनी। सो डेमोक्रेसी। यहां ये नोटेबल है कि उनके जो गुरु थे प्लेटो, वो भी डेमोक्रेसी को बुरा मानते थे, और प्लेटो के जो गुरु सोक्रेटिस थे वो भी डेमोक्रेसी को बुरा मानते थे। दूसरी बात ये भी जान लीजिए कि सोक्रेटिस को जो मृत्यु दंड दिया था वो डेमोक्रेटिक रेजिम ने दिया था, इसलिए क्योंकि वो वहां के यूथ को भड़काते हैं और वहां के देवी देवताओं को नहीं मानते हैं। तो डेमोक्रेसी से इन तीनों ग्रेट ग्रीक फिलोसफर का 36 का नाता रहा है। यहां एक बात और मैं कहे बिना नहीं रह पाता हूं कि डेमोक्रेसी एज ए वर्ड, यदि इसका हिस्ट्री देखेंगे, जीनियोलॉजी देखेंगे डेमोक्रेसी वर्ड का, तो पिछले 2000 सालों में अधिकतर टाइम में इसको एक बुरा फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट माना गया, मूर्खों का शासन, भीड़ का शासन एंड ऑल। अभी केवल पिछले 200-300 सालों में डेमोक्रेसी को एक अच्छा वर्ड मानने की एक बहुत मेहनत से इसको बनाया गया। लिबरलिज्म ने डेमोक्रेसी को स्थापित किया एज ए गुड फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। यहां यह भी आपको जानना चाहिए कि एरिस्टोटल के अनुसार बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट या कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसका नाम उन्होंने दिया था पॉलिटी। ये मिक्स था एरिस्टोक्रेसी एंड पॉलिटी। ये पॉलिटी में फर्क है, ये एक प्योर टाइप था, ये एक मिक्स था, लेकिन नाम उन्होंने पॉलिटी ही दिया था, इसलिए सुपर कंफ्यूजिंग। इंडिकेट द करेक्ट पेयर फ्रॉम द फॉलोइंग। अब इसमें से चूंकि एक ही आपको निकालना है तो ये सब तो आप और पढ़ लीजिएगा। ये जहां आपने डिफरेंशिएटेड सिटीजनशिप देखा वहां पे आयरिस मारियन यंग की आपको याद आनी चाहिए। इन्होंने जो बुक लिखा था पॉलिटी एंड ग्रुप डिफरेंस, ए क्रिटिक ऑफ द आइडियल ऑफ यूनिवर्सल सिटीजनशिप। डिफरेंशिएटेड सिटीजनशिप का मायने इनका क्या था? एक तरह का मल्टी कल्चरल कॉन्सेप्ट जो विल कैमिल्का ने दिया था, उसी टाइप की बात थी। मतलब सिटीजनशिप में इस बात का ध्यान रखना है कि जो दबे कुचले तबका है, किसी बेसिस पे माइनॉरिटी है, उसको कुछ स्पेशल राइट होने चाहिए। आप सबको बराबर नहीं कर सकते हैं। अनइक्वल कैनॉट बी ट्रीटेड एज इक्वल। जो एरिस्टोटल का प्रोपोर्शनल इक्वलिटी है वो होना चाहिए। जो लोग थोड़े से किसी कंट्री में हैं उनको आप जो मेजोरिटी में है उनसे कैसे कंपेयर कर सकते हैं?
ये गलत हो जाएगा। ये उसका बेसिकली उनका कहना है। ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन नहीं है, मैं इसको डाउन बोलता हूं, क्योंकि यहां आपको चूज करना पड़ता है कि पहले अर्थशास्त्र आया या मनुस्मृति आई, क्योंकि इन दोनों में कोई प्रॉब्लम नहीं है। 3-4 में सबसे पहले आर्य महिला समाज आई, फिर सप्त क्रांति आया, तो 3-4 तो ठीक है, इन दोनों में है, केवल 2 ही में ये दोनों खत्म हो गए। लेकिन अब आपको चूज करना पड़ेगा बिटवीन सप्तंगा थ्योरी जो अर्थशास्त्र में है और मनुस्मृति। तो बहुत क्लोज कॉन्टेक्स्ट है, लेकिन पहले अर्थशास्त्र मान सकते हैं आप आया है, इसलिए ये सही होगा। मनुस्मृति का पीरियड 200 BC टू 200 CE है, जबकि अर्थशास्त्र 300 BC टू 200 CE है। अब समझ सकते हैं कितना कंफ्यूजिंग हो सकता है। डाउन, द पॉलिसी ऑफ प्रोटेक्टिव डिस्क्रिमिनेशन सीक्स टू प्रमोट। प्रोटेक्टिव डिस्क्रिमिनेशन क्या है? पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन, अफर्मेटिव एक्शन, रिजर्वेशन पॉलिसी, कोटा, इसका अलग अलग नेम है। और ये क्या करता है? सब्सटैंटिव इक्वलिटी देता है, इक्वलिटी ऑफ आउटकम। ये कोई फॉर्मल इक्वलिटी नहीं है, इसीलिए ये सही है। द फर्स्ट इंडियन स्टेट, अब इंडियन पॉलिटी पे कुछ क्वेश्चन है। द फर्स्ट इंडियन स्टेट दैट इंट्रोड्यूस लॉ ऑन RTI, ये सब तो आपको हमेशा याद होना चाहिए कि फर्स्ट स्टेट जिसने RTI इंप्लीमेंट किया, फर्स्ट स्टेट जिसने पंचायती राज इंप्लीमेंट किया, यू नो, राजस्थान, यस। सेकेंड स्टेट जो है आंध्र प्रदेश, इसने पंचायती राज किया। फर्स्ट स्टेट जिसने लोकायुक्ता किया वो महाराष्ट्र है, उसमें पूछा भी गया है, इन इस टाइप के। तो यहां पे है कि किसने RTI इंप्लीमेंट किया, वो तमिलनाडु है। Who among the following holds his office at the pleasure of the President of India? तो इसमें इसका मतलब क्या है कि बाकी जो 3 होंगे उनका टर्म फिक्स है। तो इसका टर्म फिक्स है। स्पीकर लोकसभा बिल्कुल प्रेसिडेंट के प्लेजर पे नहीं है, वो तो हाउस मेंबर जब चाहेंगे। और CAG का भी टर्म फिक्स होता है, इनको जज की तरह केवल हटाया जा सकता है। इसीलिए एक ही बच जाता है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, जो आर्टिकल 76 के तहत प्रेसिडेंट के प्लेजर पे है, इनको कभी भी हटाया जा सकता है। अब यहां पे है कि गवर्नर के इसमें से क्या क्या डिस्क्रिशनरी पावर हैं। इसको यदि देखें ऑप्शन में, आपको पहले देखना चाहिए, तो 3 जरूर सही है। सॉरी, 3 नहीं, 2 भी सही हैं, 2 भी हैं, 3 भी हैं। तो इसमें यदि आप देखें तो इसको केवल यदि आप छोड़ दें, द डिसमिसल ऑफ द मिनिस्ट्री, ये तो चीफ मिनिस्टर के रिकमेंडेशन पे ही कर सकते हैं, ऐसे मिनिस्ट्री को डिसमिस नहीं कर सकते हैं। लेकिन किसको चीफ मिनिस्टर अपॉइंट करना है, कई ऐसे सिचुएशन है जहां पे किसी को भी बहुमत नहीं मिली किसी पार्टी को, तो डिस्क्रिशन हो जाती है। लेजिस्लेटिव असेंबली भी यदि चीफ मिनिस्टर एडवाइस भी करे लेकिन वो अपना लूज कर चुका है हाउस में मेजोरिटी, तो वो डिस्क्रिशन हो जाता है। बिल को एसेंट देना, कई बिल को नहीं भी दे सकते हैं, वो रिजर्व भी रख सकते हैं, लौटा भी सकते हैं। इसलिए मुझे लगता है कि 1, 3 और 4 जो है वो सही इसका आंसर हो जाएगा। यहां पे मैं आपको हिंट दूंगा कि गवर्नर के डिस्क्रिशन को जरूर नेट पे जाके ठीक से पढ़ ले, ये आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हु डिस्क्राइब्ड इंडियन पॉलिटिक्स एज पॉलिटिक्स ऑफ स्कार्सिटी, ये तो यदि आपने मेरी गाइड पढ़ी है या कहीं भी कितनी जगह ये आता है, मैरियन वेनर। मैरियन वेनर जो है वो पॉल ब्रास के गुरु थे, याद रखिएगा। और इन्होंने इंडिया में स्टेट पॉलिटिक्स की स्टडी शुरू की थी, जो आगे क्वेश्चन भी पूछा गया है। तो मैरियन वेनर जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट अमेरिकन पॉलिटिकल थिंकर है, जिन्होंने इंडिया में बहुत सारा फील्ड रिसर्च किया, इंडिया पे बहुत सारे बुक लिखे, खास करके इंडिया के स्टेट पॉलिटिक्स पे। और उनके शिष्य पॉल ब्रास ने इस काम को और आगे बढ़ाया। ये क्वेश्चन मैं बिल्कुल आपके लिए जो मैं छोड़ दे रहा हूं, क्योंकि ये वेस्ट बंगाल सेंट्रिक क्वेश्चन है, इसलिए मैंने इस पर कोई रिसर्च नहीं की। आप खोज सकते हैं, बहुत डिफिकल्ट नहीं होगा। Which of the following is not a directive principle of state policy? DPSP नहीं है। इस तरह क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं, मतलब आपको ये इसमें देखना है कौन सा इसमें से फंडामेंटल राइट है। और यदि आप पढ़ेंगे तो एक ही आपका जो है फंडामेंटल राइट है, वो है प्रोटेक्शन ऑफ लैंग्वेज, स्क्रिप्ट एंड कल्चर ऑफ माइनॉरिटी। ये आर्टिकल 29 या 30 होगा, पढ़ लीजिएगा, जहां पे कि कल्चरल राइट्स जो माइनॉरिटी के उनको प्रोटेक्ट करना स्टेट का कर्तव्य है। बाकी सब जो है DPSP हैं। Who among the following
फर्स्ट इनिशिएटेड द स्टडी ऑफ स्टेट पॉलिटिक्स इंडिया? अभी जस्ट मैंने बताया मैरन वेनियर, और इनके शिष्य एक बार याद कर लीजिए पॉल ब्रैस, क्योंकि पॉल ब्रैस का भी हाल में ही निधन हुआ है, ये भी आपको जानना चाहिए। फर्स्ट अमेंडमेंट जिस पे अभी भी बहुत चर्चा होती है, ये कुछ ही महीने बाद जब कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ, मात्र 6 महीने बाद जो है ये फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट नेहरू जी लेकर के आए थे। उसमें जो सबसे बड़ी जो चेंज थी वो ये थी कि फंडामेंटल राइट टू फ्रीडम जो है उस पर बहुत रेस्ट्रिक्शन लगाए गए थे, फ्रीडम ऑफ स्पीच पे, आर्टिकल 19(2), एंड बहुत सारे और जो फ्रीडम है जो हमें आर्टिकल 19 में दी गए हैं, 6 टाइप के फ्रीडम, उस पर भी जो है बंदिश लगाई गई। तो फंडामेंटल राइट पे जो है बहुत सारे चेंजेस किए गए थे, जिसपे अभी भी चर्चा होती है कि एक तरह से नेहरू जी ने कर्टेल कर दिया हमारे फंडामेंटल राइट टू फ्रीडम को, आर्टिकल 19(2). Who has coined the term कांग्रेस सिस्टम? अब ये सब बहुत लड्डू क्वेश्चन होना चाहिए आपके लिए। आप रजनी कोठारी, यहाँ पे भी ये दोनों गुरु शिष्य दिखते हैं, और अतुल कोहली जिन्होंने क्राइसिस ऑफ गवर्नेबिलिटी लिखा है, बहुत सारे और उन्होंने बुक लिखे हैं, एक मॉडर्न इंडियन पॉलिटिकल थिंकर, वो भी यहाँ दिखते हैं। ऑल इंडिया सर्विस कैसे बनाई जा सकती है? आर्टिकल 312 में लिखा हुआ है कि रिजोल्यूशन यदि इस बाबत राज्यसभा में पास हो जाए और लोकसभा भी उसको मान ले, तो फिर इससे जो है ऑल इंडिया सर्विस क्रिएट हो जाती है। यहाँ पे जो आर्टिकल 312 जो है वो राज्यसभा को एक स्पेशल पावर देता है जो लोकसभा को नहीं है। मतलब ऑल इंडिया सर्विस क्रिएट करने का रिजोल्यूशन राज्यसभा में ही प्रस्तुत हो सकता है। अभी ये भी आप जान लीजिए कि इंडिया में केवल 3 ऑल इंडिया सर्विस हैं, IAS, IPS और इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, नॉट इंडियन फॉरेन सर्विस। जो चौथी सर्विस जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी है, इंडियन जुडिशियल सर्विस, वो अभी तक कॉन्स्टिट्यूट हुई नहीं है। इसमें ये पूछा जा रहा है, जो डिफिकल्ट है, कि एक ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर थे जिन्होंने ये कहा था कि गवर्नर जो है वो एक तरह का यूनियन गवर्नमेंट के एजेंट के रूप में काम करने लगेगा, जो कई लोग अभी भी आरोप लगाते हैं। वो कहने वाले TT कृष्णमाचारी थे। अब ये तो बस आप जानते हैं तो जानते हैं, सब बहुत डिफिकल्ट है। क्योटो प्रोटोकॉल क्या अडॉप्ट किया था? ये सब क्वेश्चन कॉपी पेस्ट है और बहुत आसान है, क्योंकि मतलब ये केवल ये जानना चाहता है क्योटो प्रोटोकॉल किससे रिलेटेड है, जैसे कि ग्लोबल पॉवर्टी एंड ऑल ब्ला ब्ला, ये सब कुछ नहीं है। नो, इसमें जो है ग्रीन हाउस गैस के एमिशन को रोकने के लिए लीगली बाइंडिंग टारगेट्स दिए गए थे डेवलप्ड कंट्री को। इनफैक्ट इसमें अच्छा क्वेश्चन ये हो सकता था कि क्योटो प्रोटोकॉल बहुत मायने में यूनिक था। उसमें सबसे यूनिक ये था कि ये फर्स्ट एंड लास्ट टाइम था क्लाइमेट टॉक में जहां लीगली बाइंडिंग ग्रीन हाउस गैस इमिशन रिडक्शन टारगेट दिए गए थे। दूसरी इसमें खास बात थी कि वो टारगेट केवल डेवलप्ड कंट्री को दिए गए थे, डेवलपिंग कंट्री को छोड़ दिया गया था। इससे उन लोगों का इतना हर्ट बर्न हुआ कि उन्होंने हंगामा क्रिएट किया, और पेरिस क्लाइमेट अकॉर्ड जो 2015 में आई, उसमें सब वॉलंटियर हो गए, वॉलंटियर बेसिस पे हो गया कि जिसको जो करना है जितना, कोई लीगली बाइंडिंग नहीं रहा, और उसमें डेवलप्ड नेशन में कोई फर्क नहीं रहा। उसको NDC कहा गया, नेशनली डिटरमिन्ड कंट्रीब्यूशन इन चेकिंग द क्लाइमेट चेंज। तो ये इससे ये भी साबित होता है किस तरह डेवलप्ड नेशन एक ग्रुप बना करके ग्लोबल लेवल पे जब कोई निगोशिएशन होती है तो कैसे वो डेवलपिंग कंट्री को हराते हैं। Who among the following drew distinction between internationalized economy and globalized economy? अब ये सब क्वेश्चन बहुत ही डिफिकल्ट है यदि आप नहीं जानते तो, और इसको जानना इतना आसान भी नहीं है। वैसे ये पॉल हर्स्ट ने कहा था, उन्होंने एक आर्टिकल लिखा था, ग्लोबलाइजेशन इन क्वेश्चन द इंटरनेशनल इकोनॉमी ब्ला ब्ला, आप पढ़ लीजिए, उसमें उन्होंने ये बात कही थी। अब यहाँ पे यदि आप आगे जानना चाहते हैं कि क्या दोनों में फर्क है, तो उन्होंने इस तरह से फर्क किया था कि जो इंटरनेशनलाइज्ड इकोनॉमी मतलब एक हुई कि एक कंट्री है, उसमें कोई मल्टीनेशनल है, वो 50 कंट्री में अपना प्रोडक्ट बेचता है, सर्विस बेचता है, ये इंटरनेशनलाइज्ड इकोनॉमी है। ग्लोबलाइज्ड इकोनॉमी ऐसी है कि कोई एक पर्टिकुलर कंट्री से नाता नहीं है उस MNC का, उस MNC के हर कंट्री में अलग अलग कंपनी है, अलग अलग नेशनल
आइडेंटिटी से वो जुड़ा हुआ है और उसके कहीं पे सप्लाई चेन इंटीग्रेटेड है, कहीं से वो एक आइटम लाता है, कहीं दूसरा, कहीं उसको एक तरह से जोड़ता है, इंटीग्रेट करता है, असेंबल करता है और कहीं और बेचता है। तो इस टाइप का जो है ग्लोबलाइज्ड इकोनॉमी है। इंटरनेशनलाइज्ड इकोनॉमी जो है नेशन में एंकर्ड होती है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए डिस्प्यूट बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान? ये सब बहुत आसान क्वेश्चन है। सियाचिन है, सर क्रीक है, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म है, पोंगोंग सो लेक डिस्प्यूट आपको पता है चाइना के साथ है, डोकलाम, देश, अरुणाचल प्रदेश, तवांग, ये सब जो है वो इंडिया चाइना LOAC पे। विच ऑफ द फॉलोइंग पर्टेन्स टू द 61st कई बार पूछा गया है। ये राजीव गांधी के टाइम में आया था, 21 से 18 कर दिया गया था वोटिंग एज को। यहां याद रखिए कि न्यूजीलैंड ने 18 से 16 करने का डिसीजन लिया है। हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट ए मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? बहुत फेमस लोग जो हैं वो नहीं थे। गांधी जी नहीं थे, जयप्रकाश नारायण नहीं थे, तो जयप्रकाश नारायण वाज नेवर ए मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया। पेरियार, जिसको EV रामास्वामी नायकर उनका नाम था, लेकिन पेरियार के नाम से इज्जत से कहा जाता है। वो कांग्रेस पार्टी में पहले थे, बाद में उन्होंने जस्टिस पार्टी बनाया, फिर जस्टिस पार्टी को उन्होंने रीक्रिश्चियन कर दिया, एक तरह से अलग बनाया, द्रविड़ कज़गम, जिससे बाद में निकली DMK और AIADMK। DMK और ये अन्ना दुरई ने बनाया, फिर उसके बाद MG रामचंद्रन ने उसको तोड़ करके AIADMK बनाया। इससे उनका कोई नाता हिंदू महासभा से नहीं था, इसलिए 1, 2, 3। इंटर स्टेट काउंसिल को कौन अपॉइंट करता है? ऑफ कोर्स प्रेसिडेंट। आर्टिकल 263 में इंटर स्टेट काउंसिल का जिक्र है। सेंटर स्टेट और स्टेट्स के बीच में अच्छे रिलेशन के लिए इंटर स्टेट काउंसिल बनाने की बात है। ये आसान इसलिए होता है, ये क्वेश्चन आसान इसलिए हो गया क्योंकि इसमें एक जो है गलत है। CIC, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन, इज एन इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। नो, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी का मतलब ये होता है ऐसा इंस्टीट्यूशन या बॉडी जिसका किसी आर्टिकल में जिक्र हो कॉन्स्टिट्यूशन में। CIC का कहीं आपको जिक्र नहीं मिलेगा कॉन्स्टिट्यूशन में। ये RTI एक्ट के तहत जो है इस्टेब्लिश किया गया, जो रीजन कर रहा है, इसलिए रीजन जो है वो ट्रू है और एजर्सन जो है फॉल्स है। तो कौन सा ऑप्शन सही होता है आपको पता है ना? ये ऑप्शन D सही होता है। हु स्टार्टेड पब्लिकेशन ऑफ केसरी? केसरी और मराठा नाम का जो पेपर है, इसमें से एक अंग्रेजी था, मराठा जो है वो मराठी में होगा, या देख लीजिएगा कौन सा अंग्रेजी कौन सा मराठा। तिलक, बाल गंगाधर तिलक जी ने शुरू किया था। यहां थोड़ी बहुत और याद कर लीजिए। गोपाल कृष्ण गोखले गांधी जी के गुरु माने जाते हैं। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी इन्होंने शुरू किया था, चेक कर लीजिएगा, मेमोरी से बोल रहा हूं। बाकी दो तो ग्रेट लोग हैं। हु इज द ऑथर ऑफ नेशन बिल्डिंग इन इंडिया? नेशन बिल्डिंग इन इंडिया ये छुपा हुआ बुक है JP का, जयप्रकाश नारायण का, लेकिन एक बार याद कर लीजिएगा, आप भूलिएगा नहीं। अब यहां पे मैच करने का है, आसान है। अभी आपने जस्ट देखा जस्टिस पार्टी पेरियार, तो क्या इससे ही हो जाता है क्या? B का 1, B के 1 से ही आपने जो है 50-50 गेम खेल लिया। तो 3-3 दोनों में कॉमन है, इसका मतलब क्या हुआ? 3 तो सही है ही, मतलब A का 3, तो A का 3 तो सही हो गया। अब यहां देखिए प्रजा सोशलिस्ट पार्टी, यू नो, राम मनोहर लोहिया का है, क्योंकि जनसंघ तो दीनदयाल उपाध्याय का है ही, तो D का 2, तो ये आपका सही हो गया। आसान क्वेश्चन। वेस्ट बंगाल कब जो है एक सेपरेट स्टेट बना? ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। कई लोग यहां पे टिक मार देंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। जिस दिन कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ था उस दिन सभी स्टेट बने थे, मतलब जो भी स्टेट उस समय में थे। इससे पहले कि 1956 में रीऑर्गेनाइज हुआ, उस समय में A, B, C, D 4 कैटेगरी ऑफ स्टेट थे, और वेस्ट बंगाल ओरिजिनल उन स्टेट में था जो कॉन्स्टिट्यूशन बनने के साथ ही आ गया था, और वो 26 जनवरी 1950 को आया था। Which one of the following institution is responsible for social audit? तो सोशल ऑडिट जो है पूरी, जो गांव में एडल्ट वोटर होते हैं वो एज ए बॉडी कर सकते हैं पंचायत राज इंस्टीट्यूशन में, उसको ग्राम सभा कहते हैं।
डेवलपमेंटल ब्यूरोक्रेसी किसने क्वाइन किया था? ये सब कहीं से कॉपी पेस्ट क्वेश्चन है, पहले पूछा गया है यूजीसी नेट में, और ये जोसेफ पालम्बोरा ने किया है। अब यहाँ पे एडवर्ड वेडनर भी दिख रहे हैं, इससे कंफ्यूज मत कीजिएगा, इन्होंने डेवलपमेंटल एडमिनिस्ट्रेशन या डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन को क्वाइन किया था, और इन्होंने डेवलपमेंटल ब्यूरोक्रेसी क्वाइन किया था, पालम्बोरा। ये क्वेश्चन मैंने पहले आपको बताया कि लोकयुक्ता का इंस्टीट्यूशन सबसे पहले महाराष्ट्र में हुआ था। लोकयुक्ता आपको याद है ना, लोकपाल सेंटर में और लोकायुक्ता स्टेट में। आलमंड भरवा ने सिविक वर्च्यू लिखा, पॉलिटिकल कल्चर को इंपेरिकली एनालाइज करके 5 कंट्री में, आपको मैंने कितनी बार बताया है। उसमें उन्होंने 3 टाइप के कल्चर को बताया, पैरोकियल, सब्जेक्ट एंड पार्टिसिपेटिव। उनका कहना था कि पैरोकियल कल्चर में ये तीनों होगा, पढ़ लीजिएगा, मैं तेजी से आगे बढ़ने के लिए कर रहा हूं कि तीनों ओरिएंटेशन होगा, मतलब तीनों ओरिएंटेशन लो होगा। 3 ओरिएंटेशन उन्होंने बताया, उससे आप कैटेगराइज कर सकते हैं। तो जब तीनों लो कॉग्निटिव हो, लो अफेक्टिव हो, लो इवेल्युएटिव हो, तो वो जो है पैरोकियल कल्चर हो जाएगा। कॉग्निटिव मतलब कि आपको ब्रेन में कॉग्निशन है, आपको आइडिया है कि हमारी पॉलिटिक्स कैसी है। अफेक्टिव का मतलब है कि आपको झुकाव है, आपका लगाव है उससे, अफेक्शन है। और इवेल्युएटिव कि आप बहुत हायर लेवल पे पॉलिटिक्स को समझते हैं अपनी कंट्री में, और आप उसको अच्छा या बुरा इसका जज कर सकते हैं। तो ये तीनों जब लो होता है तो वैसे कल्चर को पैरोकियल कल्चर कहते हैं। लोगों को ठीक ठीक से पता नहीं होता क्या हो रहा है। सब्जेक्ट कल्चर है कि थोड़ा बहुत पता तो है लेकिन हम इन्वॉल्व नहीं होना चाहते पॉलिटिक्स में, जो कोई नृप हो ही हमें क्या हानि। पार्टिसिपेटिव मतलब कि एक्टिव सिटीजनशिप, जो बेस्ट माना जाता है। Which of the following is concerned with the substantive function of the government? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये आपको ये बताना चाहता है कि लाइन स्टाफ सपोर्ट एंड ऑक्सिलरी, मतलब लाइन स्टाफ ऑक्सिलरी फंक्शन क्या होती है। लाइन फंक्शन मतलब मेन फंक्शन, जैसे कि पूरी जो मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट में जो सेक्रेटरी से लेके डिप्टी सेक्रेटरी, ज्वाइंट सेक्रेटरी काम करते हैं, वो लाइन एजेंसी है। सपोर्ट एजेंसी जो है वो स्टाफ एजेंसी है, जो भी इसको सपोर्ट करते हैं, जैसे नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर हो गई, या आईटी डिपार्टमेंट हो गया, या सिक्योरिटी डिपार्टमेंट हो गए, ये सब स्टाफ एजेंसी हैं जो एक्सपर्ट है। इधर नीति आयोग हो गए, ये सब स्टाफ एजेंसी है। ऑक्सिलरी एजेंसी जो इनको हाउस कीपिंग में हेल्प करते हैं, लाइक सीपीडब्ल्यूडी हो गई, जो सफाई कर दे, बिल्डिंग बना दे, जो सपोर्ट, मान लीजिए सिक्योरिटी के अरेंजमेंट, सिक्योरिटी भी जो एक तरह से ऑक्सिलरी फंक्शन ही हो जाती है। सो लाइन एजेंसी डज द सबस्टेंटिव फंक्शन, मतलब मेन फंक्शन लाइन एजेंसी करती है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन, गवर्नमेंट में भी। यहां पे आपको जो बजट से रिलेटेड एक चीज पूछी जा रही है कि एक ही डिपार्टमेंट के अंदर बहुत सारे हेड होते हैं। जैसे आपको दिया गया सिक्योरिटी में 100 रुपया, और आपको दिया गया कैंटीन खोलने के लिए या फूड एंड बिवरेज के लिए स्टाफ को 50 रुपया। यदि आप सिक्योरिटी में खर्च पूरा नहीं कर पाए, इससे ट्रांसफर करके यदि आप कैंटीन वाले हेड में लाना चाहते हैं, उसको रीएप्रोप्रिएशन कहते हैं। मतलब आपके पास पैसे तो हैं, लेकिन एक हेड से दूसरे हेड में यदि आप उसको ले जाते हैं तो उसको रीएप्रोप्रिएशन कहते हैं। स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म आपको पता है कि गैब्रियल अल्मंड पावेल ने दिया था। सिस्टम अप्रोच से ये लेके आगे बढ़ते हैं। इसमें मतलब क्या बेसिकली उन्होंने कंसेप्चुअलाइज किया था कि जो सिस्टम है, जैसे पॉलिटिकल सिस्टम है, उसके जो कंपोनेंट हैं वो बहुत सारे स्ट्रक्चर हैं, जिसको पहले इंस्टीट्यूशन आप या ऑर्गेनाइजेशन कहते थे। स्ट्रक्चर सोशल साइंस में हार्ड सॉफ्ट दोनों है। जो पैटर्न रिलेशनशिप, पैटर्न बिहेवियर जो है, जैसे मैरिज भी एक जो है स्ट्रक्चर है, फैमिली एक स्ट्रक्चर है, तो उस टाइप की। और हर स्ट्रक्चर जो समाज में या पॉलिटिकल सिस्टम में कुछ खास फंक्शन करता है, तो फंक्शनलिज्म से ये निकल के आई थी। तो स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म जो है प्राइमरीली क्या है, ए फ्रेमवर्क ऑफ इन्वेस्टिगेशन है बेसिकली। इट इज नॉट एन आइडियोलॉजी, नॉट मेजरमेंट, मेथड ऑफ गवर्नेंस नहीं है, फ्रेमवर्क ऑफ इन्वेस्टिगेशन। इस बुक के ऑथर कौन है? द प्रेसिडेंशियल रिपब्लिक। ये तो डिफिकल्ट ऑलवेज रहता है, यदि आप जानते हैं तो जानते हैं। जीन ब्लांडल हैं, जो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के एक बहुत बड़े एक तरह के प्रोपोनेंट हैं।
Who among the following coined the term अंडर डेवलपमेंट? ये क्वेश्चन बहुत कठिन होगा यदि आप नहीं जानते हैं, लेकिन चूंकि इतना पॉपुलर क्वेश्चन है, इसमें इसका सही आंसर है इमैनुअल वॉलेंस्टीन, जिन्होंने वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी दिया। वन ऑफ द वर्सन, मतलब जो सबसे पॉपुलर वर्सन है, बहुत लोगों ने वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी दिया है डिपेंडेंसी पे बेस्ड, लेकिन इमैनुअल वॉलेंस्टीन का सबसे पॉपुलर है। प्रिज्मेटिक सोसाइटी, ये सब कॉपी पेस्ट क्वेश्चन है। द थ्योरी ऑफ प्रिज्मेटिक सोसाइटी इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज बेस्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग? ये स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म मेथोडोलॉजी को यूज करके डेवलपिंग कंट्री में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को उसके ही जो आउटर एनवायरमेंट है या कॉन्टेक्चुअल सोशियो कल्चरल एनवायरमेंट है, उसके कॉन्टेक्स्ट में वहां के पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को डेवलपिंग कंट्री का by using the method of structural functionalism gave the theory of prismatic society by Fred Riggs. Developing country. Which one of the following books was authored by David Easton? ये आसान इसलिए होगी, डेविड ईस्टन को सिस्टम थ्योरी से आप ऑलवेज एसोसिएट कर सकते हैं। ही इज अ फादर ऑफ सिस्टम थ्योरी या सिस्टम अप्रोच इन पॉलिटिक्स। तो सिस्टम एनालिसिस ऑफ पॉलिटिकल लाइफ, पॉलिटिक्स ऑफ द डेवलपिंग एरिया से एलमंड का है, देख लीजिएगा। नर्व्स ऑफ गवर्नमेंट जो है ये कार्ल ड्यूइस का है, जो कम्युनिकेशन थ्योरी के एक्सपर्ट हैं, कार्ल ड्यूइस। नर्व्स ऑफ गवर्नमेंट। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट डिमेरिट ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन? प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन कॉम्प्लेक्स होता है, इसमें बाय पार्टी तो होगी नहीं, बहुत सारे पार्टी आएंगे छोटे छोटे, कोलिशन गवर्नमेंट बनता है और कैबिनेट अनस्टेबल होता है, जैसे अभी इजराइल में आप देख सकते हैं क्या हालत है। लेकिन ये बाई पार्टी सिस्टम में कन्वर्ट नहीं होती। बाई पार्टी सिस्टम इज अ फीचर ऑफ एफपीटीपी, फर्स्ट पास द पोस्ट। प्रेसिडेंट के एग्जीक्यूटिव पावर कौन है? सभी हैं, पढ़ लीजिए, जस्ट पढ़ लीजिए। सभी उनके नाम पे होता है। अटॉर्नी जनरल अपॉइंट करता, अभी हमने देखा है, अपॉइंट करता है एडमिनिस्ट्रेटर यूनियन टेरिटरी का, किसी एरिया को शेड्यूल्ड एरिया, किसी कास्ट को शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब डिक्लेयर करना, सबका पावर जो है प्रेसिडेंट को है। गैब्रियल अल्मंड रिप्लेस द नोशन ऑफ इंस्टीट्यूशन विद द स्ट्रक्चर। यही मैंने बताया कि पहले उसको हम इंस्टीट्यूशनल अप्रोच में हम कहते थे, जो मॉडर्न अप्रोच है स्ट्रक्चर फंक्शनलिज्म का, उसको हम एक जनरल स्ट्रक्चर से कहते हैं। द स्ट्रक्चर इंक्लूड्स हार्ड एंड सॉफ्ट इंस्टीट्यूशंस। द नेचर ऑफ कंपैरेटिव पॉलिटिक्स टिल 1940 कैसा था? तो 1940 के पहले बिहेवियरलिज्म उतना नहीं आया था, तो इसलिए वो एनालिटिकल नहीं होगा, साइंटिफिक नहीं होगा। नॉर्मेटिव कहना तो उतना तो नॉर्मेटिव नहीं, लेकिन डिस्क्रिप्टिव जरूर था। इन दोनों में आप कंफ्यूज कर सकते हैं, बट बेटर इज डिस्क्रिप्टिव। 1940 के बाद वो एनालिटिकल हो गया, साइंटिफिक हो गया, इंपेरिकल हो गया। Who among the following is known as the father of local self government? ये सब बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है कॉम्पिटिटिव एग्जाम का। लॉर्ड रिपन शायद 1880s में थे, इंडिया में वाइसराय। इनको जो है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का फादर कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने पंचायती राज जैसी व्यवस्था लागू करवाई थी इंडिया में, ब्रिटिश इंडिया में। ये क्वेश्चन जो है ये आपको एक्सपेक्ट करता है कि आप गवर्नमेंट के प्लान, मिशन, इन सब के बारे में जाने। ऑलवेज थोड़े एंटीना खुली रखिए, इन सब कब किसमें कौन मर्ज हो रहा है, कौन स्कीम, बहुत सारे स्कीम्स हैं, बहुत डिफिकल्ट है याद रखना। नेशनल मिशन फॉर ग्रीन इंडिया को मर्ज कर दिया गया मनरेगा में, बस ये याद कर लीजिए। इसमें करीब 10 लाख पेड़ लगाने का कुछ था, एफोरेस्टेशन का था, तो उसको मनरेगा में मर्ज कर दिया गया। डिपेंडेंसी थ्योरी ड्रू इट्स इंस्पिरेशन, मतलब डिपेंडेंसी थ्योरी किस कंट्री या कंटिनेंट के रियल पॉलिटिक्स से उन्होंने एक्सपीरियंस लिया, इकोनॉमिक पॉलिटिकल इकोनॉमी से कह लीजिए, तो वो लैटिन अमेरिका था। इनफैक्ट डिपेंडेंसी थ्योरी के जितने ग्रेट थिंकर हुए, रॉल प्रेबिस से लेके दास सैंटोस एंड कॉर्डोसो, एंडर गुंडर फ्रैंक, वो सब लैटिन अमेरिकन कंट्री में ही उन्होंने एम्पिरिकल रिसर्च किया या वहीं के थे वो। ये तो बहुत लड्डू क्वेश्चन है कि पंचायती राज इंस्टीट्यूशन में वुमेन को जो 1/3 रिजर्वेशन दिया गया है वो किस मतलब अमेंडमेंट के तहत दिया गया? 73rd PRI है। 74th में भी दिया गया है जो म्यूनिसिपैलिटी से रिलेटेड है। 42nd अमेंडमेंट आपको पता है, इंदिरा गांधी 1976 में लाई थी, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। विच स्टेटमेंट आर ट्रू रिगार्डिंग फंक्शन ऑफ यूपीएससी? तो इसमें देखिए मैंने पहले ही कट कर दिया है कि इसको यदि आप
देखेंगे ना, इफ द गवर्नमेंट, बाकी पढ़ते पढ़ते इस पर अटक जाएंगे, ये आउटलैंडिश या क्रूड स्टेटमेंट है। इफ द गवर्नमेंट फेल्स टू कंसल्ट यूपीएससी इन रिगार्ड टू पर्सनल मैनेजमेंट देन द एग्रीव्ड पब्लिक सर्वेंट गो टू सुप्रीम कोर्ट। ऐसा सोच भी सकते हैं ऐसा होगा क्या? तो इसलिए ये जो है नहीं होगा, तो ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, तो दो ही बच गया। इसमें वन कॉमन है, तो वन को आपको पढ़ना ही नहीं है, ये सही होगा ही। अब आपको 2 और 3 में देखना है कौन सा सही है। तो इसमें देखिए, एडवाइजिंग द गवर्नमेंट और ऑन एनी मैटर रेफर टू द कमीशन बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ये बिल्कुल सही है, लिखा हुआ भी है। आर्टिकल 315 से 323 के बीच में किसी में पढ़ लीजिएगा पीएससी के बारे में। तो इसका मतलब जब दो सही हो गया तो ये सही नहीं होगा। An individual ministry or department can reject advices tendered by UPSC. No, उनको मानना ही होता है, इसलिए 1 and 2. Unequal exchange is the formulation by which of, देखिए पहले तो समझिए अनइक्वल एक्सचेंज है क्या। ये बेसिकली एक मार्क्सिस्ट अप्रोच है वर्ल्ड कैपिटलिस्ट इकोनॉमी को एनालाइज करने का, जिसमें कि ये माना जाता है कि जो डेवलप्ड नेशन है वो कोर है, जो पेरिफेरियल नेशन है जिसमें इंडिया भी आ सकता है, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका, वो डिपेंडेंट है इनके डेवलपमेंट पे। और ये माना जाता है कि ये जो पेरिफेरी स्टेट हैं वो चीप लेबर देते हैं, चीप रॉ मटेरियल देते हैं। यहाँ पे लेबर का कॉस्ट बहुत कम है, यहाँ लेबर का कॉस्ट बहुत हाई है, लेकिन प्रॉफिट जो है दोनों जगह बराबर है। प्रॉफिट जब इक्वलाइज हो जाता है और लेबर रेट डिफरेंट होता है, तो एक तरह से जब ट्रेड होता है ना, तो ड्रेन ऑफ वेल्थ होता है। मतलब जब दोनों कंट्री के बीच में ट्रेड होता है तो यहां से नेट जो है पैसा समझिए ड्रेन होकर के डेवलप्ड वर्ल्ड की तरफ जाता है। ये जो थ्योरी है जिसको कि आप दादा भाई नौरोजी ने जो ड्रेन ऑफ वेल्थ कहा था, उसी टाइप की बात है कि इंटरनेशनल ट्रेड में जो है अनइक्वल एक्सचेंज होता है कमोडिटी का, लेबर का, कैपिटल का, और उसमें जो डेवलप्ड नेशन होते हैं उनको फायदा होता है। तो ये सामिर अमीन, वैसे तो बहुत लोगों ने अनइक्वल एक्सचेंज पे अपनी थेसिस दी है, लेकिन मॉडर्न टाइम में जो सबसे पोटेंट थेसिस है वो मार्क्सिस्ट लाइन पे वो सामिर अमीन की है। सामिर अमीन को आप इसलिए भी जानिए कि इन्होंने ही क्वाइन किया था वर्ड यूरोसेंट्रिज्म, इन्होंने बुक भी लिखा था यूरोसेंट्रिज्म। अमृत सेन को आप जानते हैं कैपेबिलिटी अप्रोच के लिए, डेवलपमेंट एज फ्रीडम के लिए। पॉल स्वीजी अभी आपने देखा, इनके बारे में हम लोगों ने पढ़ा। और एंड्रे गुंडर फ्रैंक जिन्होंने की डिपेंडेंसी थ्योरी के बहुत बड़े प्रोपोनेंट, जिन्होंने की ये क्वाइन किया था, जो कई एग्जाम पूछा जाता है, डेवलपमेंट ऑफ अंडर डेवलपमेंट। मतलब जो डेवलप्ड कंट्री के द्वारा गाइडेड एंड डिपेंडेंट डेवलपमेंट जो होती है डेवलपिंग कंट्री में, वो डेवलपमेंट नहीं है, बेसिकली वो डेवलपमेंट ऑफ अंडर डेवलपमेंट है। एंड्रे गुंडर फ्रैंक। 74 नंबर क्वेश्चन देखिए, हु हैज डेवलप्ड द मोस्ट वेल नोन वर्जन ऑफ वर्ल्ड सिस्टम एनालिसिस या वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी। आपको मैंने अभी बताया, इमैनुअल वाल्स्टी। यहां पे अगेन फ्रैंक दिख रहे हैं और आलमंड भी दिख रहे हैं। पेरे, इसको ये तो फ्रेंच है तो पेयर बॉर्डर ऐसे पढ़ेंगे, पेयर बॉर्डर। कॉन्सेप्ट ऑफ फॉर्म ऑफ कैपिटल विच नोशन इज इनकरेक्ट। वैसे हम लोग इसको तो पियरे बॉर्डो ही पढ़ेंगे। तो पियरे बॉर्डो के जो कल्चरल कैपिटल का जो कॉन्सेप्ट है वो यहां पे आपको दिया गया है, कल्चरल कैपिटल या सिंबॉलिक कैपिटल भी। तो उसमें ये बिल्कुल सही है, पढ़ लीजिएगा। बाकी तो सब सही है क्योंकि आपको इनकरेक्ट एक ही चुनना है। तो यहां पे आपको इनकरेक्ट मिल जाता है कि एकेडमिक क्रेडेंशियल जो है वो कल्चरल कैपिटल है, ना कि सोशल कैपिटल। सॉरी, देखिए कैपिटल जो है वो क्या है? कैपिटल उसी तरह की चीज है जैसे कि बिजनेस में कैपिटल होती है कि आप मनी इंजेक्ट करते हैं, उससे आप और जो है मनी बना सकते हैं। लेकिन पॉल बॉर्डो हैं या पैटमैन हैं और एक दो और थिंकर ने जो है, मैंने कई जगह दिया भी है, जिन्होंने कि इस पे काम किया है कैपिटल पे, सोशल कैपिटल पे, कल्चरल कैपिटल पे। इन लोगों का ये थीसिस है कि मनी के अलावा आप इंडिविजुअल जो है और भी कैपिटल जनरेट करता है और उसका यूज करता है अपने
सफलता में या अपना और मनी बढ़ाने में या इज्जत बढ़ाने में, पावर बढ़ाने में, रुतबा बढ़ाने में। उसमें से एक है कल्चरल कैपिटल, मतलब आप कितने नफीस हैं, आप में नफासत है, आपका खानदान बहुत ऊंचा है, आपने बहुत अच्छे से पढ़ाई की है, जैसे सेंट स्टीफन कॉलेज से पढ़ा या आईवी लीग से पढ़ा, आप अंग्रेजदा हैं, आप अच्छे कॉफी की टेस्ट जानते हैं, चाय की जानते हैं, आप ऊंचे ऊंचे नॉवेल पढ़ते हैं, इंग्लिश फिल्म देखते हैं, आपका उठना बैठना बड़े लोगों के बीच में है, तो आपको कल्चरल कैपिटल है, उसका बहुत ज्यादा फायदा उठा सकते हैं। सोशल कैपिटल है, आपको बहुत लोग जानते हैं, आपकी नेटवर्क है, जो लोग जानते हैं वो अच्छे अच्छे पोस्ट पे हैं, आप मतलब कई लोगों से कई काम करवा सकते हैं, सोशल कैपिटल है। सिंबॉलिक कैपिटल है, तो इस टाइप की कैपिटल भी आपको लाइफ में जो है हेल्प करती है, ये पढ़ लीजिएगा। लेकिन जो एकेडमिक क्रेडेंशियल है वो कल्चरल कैपिटल का पार्ट है, ना कि सोशल कैपिटल। हु फाउंडेड द मैक्सिकन सोशलिस्ट वर्कर्स पार्टी, ये तो बहुत ही डिफिकल्ट क्वेश्चन हो सकता है यदि आप नहीं जानते, लेकिन यदि आपने एम.एन. रॉय को पढ़ा है तो आपको ये क्वेश्चन आसान लगेगा कि एम.एन. रॉय जो कि एक इंडियन मार्क्सिस्ट थे, इन्होंने मैक्सिकन सोशलिस्ट वर्कर पार्टी की स्थापना की थी। इन्होंने ताशकंद में कम्युनिस्ट पार्टी की भी, इंडियन कम्युनिस्ट पार्टी की भी स्थापना की थी, और 1925 में जब इंडिया में कम्युनिस्ट पार्टी बना तो वो भी एक स्तंभ थी उसकी, एम.एन. रॉय। Which one of the following federal system was identified as a, मतलब केसी वेयर, यहाँ स्पेलिंग गलत लिखा है, ऐसा है, जिन्होंने कि इंडिया को एक क्वाजाई फेडरल स्टेट डिक्लेयर कर दिया, आधा अधूरा फेडरल स्टेट है, उनके अनुसार से मॉडल फेडरल स्टेट कौन सा था जिसके आधार पे वो कंपेयर करते थे कि ये कैसा फेडरल स्टेट है। तो अमेरिका का जो फेडरल सिस्टम है उसको केसी वेयर मॉडल मानते थे। ये जो मैचिंग है ये तो बहुत आसान हो सकता है क्योंकि ये सब बहुत नोन थेसिस हैं। परपेचुअल पीस मैंने अभी आपको बताया था, कांत, तो ए का 2 और ए का 2 से ही आप 50-50 गेम खेल लेते हैं। गोल्डन मीन जो है एरिस्टोटल का है। मध्यम मार्ग जो बुद्ध ने भी दिया था निकोमेकियन एथिक्स नाम के बुक में, तो बी का 2 और बी का 2 सॉरी परपेचुअल 1, ए का 2 और बी का 3, तो ये वाली आपको जो है हो गई। बाकी भी एलिगोरी ऑफ केव यू नो, फॉर्चून नहीं है, फॉर्चूना है, इन्होंने गलत लिखा है, इन्होंने, इट इज नॉट फॉर्चून। ये क्वेश्चन भी जो है यूजीसी नेट से लिया गया है। वर्किंग ऑफ द ह्यूमन माइंड, प्लेटो ने एलिगोरी ऑफ केव, मेटाफोर ऑफ डिवाइडेड लाइन, जो एक ही बात को कहती है कि वर्ल्ड जो है दो पार्ट में बटा हुआ है, इंटेलिजिबल वर्ल्ड, ज्ञान की दुनिया जो फिलोसफर देख पाते हैं, एंड विजिबल वर्ल्ड जो मैनिफेस्ट होती है, जो हमको सेंस ऑर्गन से दिखती है वो दुनिया, और जो वर्ल्ड हमें अपने ज्ञान चक्षु से दिखता है, नॉलेज के आई से दिखता है, वो वर्ल्ड अलग है, वो परा वर्ल्ड है, मतलब ट्रांसडेंटल वर्ल्ड है, अदर वर्ल्ड है, इंटेलिजिबल वर्ल्ड। थ्योरी ऑफ डिवाइडेड लाइन, डॉक्ट्राइन ऑफ फॉर्म, जो फॉर्म्स हैं या आइडिया हैं वो इंटेलिजिबल वर्ल्ड के पार्ट हैं, और जो चीजें उस फॉर्म को धारण करती है वो विजिबल वर्ल्ड के पार्ट है। तो ये ऑल द अबव होगा इसका आंसर। यहां आप नंबर पे मत जाइए क्योंकि ये बहुत धुंधला था, जिस स्टूडेंट ने मुझे दिया था तो किसी दूसरे स्टूडेंट ने जो दिया था वो दूसरा सेट था, उससे मैंने कॉपी पेस्ट किया तो सब नंबर गड़बड़ हो गए। Who among the following can be dubbed as a domestic constructivist scholar? अब ये डोमेस्टिक इन्होंने क्यों प्रीफिक्स लगाया है, क्योंकि वेंट जो है या पीटर कैजस्टिन जो है ये सब आईआर के कंस्ट्रक्टिविस्ट स्कॉलर हैं। यदि हम आईआर को हटा दें तो मेरे अनुसार से सही आंसर होगा जोर्गन हैबरमास। कंस्ट्रक्टिविज्म क्या है, मतलब एक तरह का पोस्ट मॉडर्निज्म भी कह सकते हैं। कंस्ट्रक्टिविज्म यह है कि रियलिटी जो है सोशली कंस्ट्रक्टेड होती है, कुछ भी जो है कोई गिवन नहीं है, कोई नेचुरल नहीं है, ये सब जो है जो फिनोमेना है, आइडेंटिटी किसी का, वो भी गिवन नहीं है, वो भी सोशली कंस्ट्रक्टेड है। तो ये जो थॉट है कंस्ट्रक्टिविज्म है। Who among the following wrote laws are the rules of just and unjust nothing, इसको मैं क्वेश्चन मार्क कर रहा हूं और पढ़ लीजिएगा। Laws are the rules of just and unjust, nothing being reputed unjust that is not contrary to some law। पहली बार यदि आप पढ़ेंगे तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा ये।
लेकिन यदि 10 बार आप पढ़ेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगने लगेगा। ये हॉब्स ने लिखा है लेवाइथन में। बेसिकली हॉब्स क्या कहते हैं कि क्या जस्ट है और क्या अनजस्ट है, ये कोई हवा में नहीं होता। जो कानून के अनुसार है वो सब जस्ट है, जो कानून के अनुसार नहीं है सब अनजस्ट है। तो पहले कानून बनाओ, उसके कॉन्टेक्स्ट में जस्ट या अनजस्ट का फैसला होता है। मतलब कि जस्टिस जो है वो एग्नोस्टिक नहीं है कानून से, जो व्यक्ति बनाता है। मतलब जस्टिस कोई गॉड गिवन मोरल परसेप्ट नहीं है, जो कई लोग कहते हैं कि वो किसी कानून से ऊपर है, नेचुरल जस्टिस ये कह लीजिए। वो बिल्कुल अर्धी बात कहते हैं कि जस्ट एंड अनजस्ट जो है वो कानून के बेसिस पे ही आप फैसला कर सकते हैं। हॉब्स, जुर्गन हबरमास के बारे में पढ़ लीजिएगा, कम्युनिकेटिव रैशनैलिटी, ये बहुत ही इनका इंपॉर्टेंट थेसिस है। और ये फ्रैंकफर्ट स्कूल जो क्रिटिकल थिंकिंग की है उसके भी मेंबर हैं। यहां पे चूंकि आपको एक ही करेक्ट पेयर ढूंढना है तो आसान है, क्योंकि वैसे आसान कहना तो गलत है कि आसान है, लेकिन ये सही है क्योंकि ये भी उतना बहुत ऑब्सक्योर है। कॉम्प्लीमेंटरिटी ऑफ जस्टिस एंड केयर, कैरोल गिलिगन। लेकिन इसके जो मायने है वो जान लीजिए। वैसे तो ये जानना तो बहुत मुश्किल था कि ये करेक्ट पेयर है। जस्टिस जो है वो उन्होंने मेल से उसको कंपेयर किया है। जस्टिस ऑब्जेक्टिविटी है, मेल एट्रीब्यूट है, और केयर जो है फीमेल एट्रीब्यूट है। इन दोनों को उन्होंने कॉम्प्लीमेंट्री माना है, और यदि हम इन दोनों को मिलाते हैं तो ह्यूमन लाइफ विल बी बेटर। यहां पे ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है इस मायने में कि कार्ल मार्क्स ने आइडियोलॉजी को किस तरीके से देखा। उन्होंने आइडियोलॉजी को एक टर्म से उन्होंने इक्वेट करने की कोशिश की, कैमरा ऑब्स्क्यूरा, अपने बुक जर्मन आइडियोलॉजी में, जिसमें वो कहते हैं कि कैमरा ऑब्स्क्यूरा क्या होता है। हम लोगों ने भी उसको बचपन में देखा था, उसमें चीजें उल्टी दिखती हैं तो उसे देख के बच्चे खुश होते हैं। तो आइडियोलॉजी जो है चीजों को इन्वर्ट कर देता है। जो चीजें जैसी है ना आपको उल्टी दिखेंगी मार्क्स के अनुसार। ये फॉल्स कॉन्शियसनेस पैदा करता है। मतलब चीजें जैसी हैं वैसी आपको नहीं दिख के वो अलग दिखने लगती हैं। जो आपका दोस्त है वो आपको दुश्मन नजर आने लगता है, दुश्मन दोस्त। इसलिए उन्होंने आइडियोलॉजी को कहा कि आपके आंख पे पट्टी बांध देता है। आइडियोलॉजी कभी भी अच्छी इसलिए नहीं मानी जाती, लोगों को भरमाने के लिए आइडियोलॉजी यूज होती है। आइडियोलॉजी का नाता जो है रीजन से शॉर्ट सर्किटेड होता है। वो निकलती है पॉलिटिकल थ्योरी से, लेकिन सीधा वो लॉजिक और रीजन से नहीं जाती है, बस सर्कुलर है, बस ये है मान लो। और जो लोग मानते हैं वो उस आइडियोलॉजी के पीछे भागते हैं, और एक तरह से वो लोगों को एक इंद्रजाल में, भ्रम जाल में फंसाता है। मार्क्स एंड मेनी अदर थिंकर्स। तो ये जो है अपीयरेंस को प्रोजेक्ट करता है। तो केवल यही बचा जो ये नहीं है। आइडियोलॉजी प्रेजेंट्स द यूनिटी ऑफ इसेंस एंड अपीयरेंस। इतनी अच्छी बात तो मार्क्स ने कभी नहीं कहा, इसलिए ये नहीं है। अब ये क्वेश्चन में आइए जो बहुत अच्छा है। ये चारों कम्युनिटेरियन है, बहुत फेमस कम्युनिटेरियन, मैकलेंटायर, सैंडल, चार्ल्स टेलर, वॉल्जर। अब लेकिन इन्होंने कहा क्या है ये आसान नहीं है कि इनकी जो थॉट है, केवल एक आसान है कि माइकल वॉल्जर ने कॉम्प्लेक्स इक्वलिटी दिया, तो डी का 1, तो इससे आप 50-50 गेम तो आप खेल लेते हैं आसानी से। लेकिन उसके बाद क्या करेंगे? तो यहां पे मैकलेंटायर ने वर्च्यू इन प्रैक्टिस का कॉन्सेप्ट दिया है। वर्च्यू इन प्रैक्टिस मतलब उनका यह कहना था कि वर्च्यू क्या है, मतलब अच्छे एट्रीब्यूट, आप में जो अच्छे गुण हैं, लेकिन वो केवल होने से नहीं होगा, जो आप प्रैक्टिस में लाते हैं, जो अच्छा काम कर रहे हैं। किसी ने यदि मान लो कोई आदमी सड़क पे गिरा हुआ है, एक्सीडेंट हो गई है, उसको हॉस्पिटल पहुंचा देता है, तो ये जब आप प्रैक्टिस में लाते हैं तो वर्च्यू रियली जो है तब जाके वहां पे फ्लरिश होती है, वर्च्यू दिखती है। वर्च्यू इज नॉट समथिंग जस्ट नेम ऑफ सम गुड एट्रीब्यूट, इट इज व्हाट यू डू, क्या आप करते हैं। इससे ही आपका काम हो जाएगा। ए का 2, तो ए का 2 इससे आपका हो गया। तो ये बाकी उसको मैच कर लीजिएगा, जैसे चार्ल्स टेलर की सी का जो है 4 है। सो एफर्मेशन ऑफ ऑर्डिनरी लाइफ, इस पे तो पूरी आप एक रात पढ़ सकते हैं, पढ़ लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा।
एफर्मेशन ऑफ ऑर्डिनरी लाइफ मतलब एक लाइन में यदि कहें तो मॉडर्निटी जो है या मॉडर्न जो पीरियड है उसने जो ग्रैंड लाइफ थी ना कि आप जाके जंगल में तपस्या करेंगे या आप नाइट की लाइफ जो है वो आर्मर से आप ये हैं और अपने युद्ध जीतते हैं अपने राजा के लिए या आप फेडरल मैनर का लाइफ जी रहे हैं, वो सब नहीं। या आप रिलीजियस लाइफ जी रहे हैं, गॉड का कंटेम्पलेशन कर रहे हैं, धर्म कर्म कर रहे हैं, तो ही आपकी लाइफ वर्चुअस है, मीनिंगफुल है, नहीं। मॉडर्निटी, चार्ल्स टेलर का ये कहना है कि मॉडर्निटी ने जो है वो एफर्मेशन ऑफ ऑर्डिनरी लाइफ किया। एफर्मेशन ऑफ ऑर्डिनरी लाइफ मतलब जो एक नॉर्मल जीवन लोग जीता है, अपने घर का गृहस्थ जीवन, काम चलाता है, पैसे अर्न करता है, अपने परिवार को पालता है, छोटी मोटी मुसीबतें, दैट इज द मीनिंगफुल लाइफ। एंड वही जो है उसी समस्या के लिए हमें अध्ययन करना है, पॉलिटिक्स हो चाहे सोशियो पॉलिटिकल अरेंजमेंट हो, ना कि वेरी यूनिक एंड ग्रैंड लाइफ जो अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे। मतलब इसको आप ऑब्जेक्टिव थॉट भी ह्यूमन एग्जिस्टेंस का कह सकते हैं कि दैट इज द थिंग विच नीड टू बी फोकस, नॉट सम यूनिक काइंड की कोई जाके तपस्या कर रहा है लाइक दैट। इसी तरीके से माइकल सैंडल ने जो मेरिटोक्रेसी पे आघात किया है, उनके अनुसार से कहना है कि मेरिटोक्रेसी एक धोखा है। मेरिट इटसेल्फ जो है वो इस पे डिपेंड करता है कि आप किस कौम से आते हैं, किस कम्युनिटी से आते हैं, आपका इंडोमेंट कैसा है। मेरिट एक छलावा है जिसमें मार्जिनलाइज किया गया है दबे कुचले गरीब गुरबा लोगों को कि तुम मेरिटोरियस नहीं हो। ये सैंडल का कहना है। ये सब जो है फेमस कम्युनिटेरियन थिंकर है। अब यहां पे यदि आप देखेंगे तो बहुत ही फेमस जो थिंकर हैं जिन्होंने कि कोई एक खास जो स्ट्रीम है उसके एक तरह से जनक जैसे हैं, जैसे एडमंड हुसरल, मैं इसको प्रोनाउंस मेरे पे मत जाइएगा, जर्मन है, जो कि फिनोमेनोलॉजी के एक तरह से फादर कहे जाते हैं। फिनोमेनोलॉजी मतलब क्या है कि जो कुछ भी हमारा एक्सपीरियंस है लाइफ का, जो हम फील करते हैं, चाहे हम जो हमारे ब्रेन में इमेजिनेशन आता है वो भी, वही असली है, उसी के कॉन्टेक्स्ट में सारी स्टडी, फिलोसफिकल स्टडी होनी चाहिए। मतलब कि जो हमारा लिव्ड एक्सपीरियंस है, फिनोमेनोलॉजी, और इसको पढ़ लीजिएगा, ये एक तरह का एग्जिस्टेंशियलिज्म की तरफ जाता है या ह्यूमनिज्म की तरफ भी। तो ए का 4 और इसी से आपका ये बन जाता है। बाकी को मैच कर लीजिएगा, लाइक लेवी स्ट्रॉस जो हैं वो स्ट्रक्चरलिज्म के जो हैं एक तरह से जनक माने जाते हैं। बर्टन रसल ने दिया था लॉजिकल एटोमिज्म का कॉन्सेप्ट दिया था। लॉजिकल एटोमिज्म जो है उसको भी पढ़ लीजिएगा, जहां पे कि जितनी भी कॉम्प्लेक्स फिनोमेना या कॉन्सेप्ट है उसको हम ब्रेक कर सकते हैं लॉजिकली, एकदम बहुत सिंपल से रिलेशनशिप, इंटर रिलेशनशिप या फिनोमेना में या बातों में। एंड रोलैंड बार्थेस जो हैं वो पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म, जिसके कि सबसे बड़े प्रणेता जो हैं वो माइकल फुको हैं या फुकॉल्ट, उसके उसी जेनर में जो है रोलैंड बार्थेस है। सबको पढ़ लीजिएगा थोड़ा बहुत, काफी इंपॉर्टेंट है ये सारे कॉन्सेप्ट और ये थिंकर। Who among the following is not a communitarian critic of Rawls? तो अभी आपने देखा सैंडल, वॉल्जर, टेलर, ये सब कम्युनिटेरियन थिंकर हैं, ये तो लिबर्टेरियन थिंकर हैं, तो ये उसके कम्युनिटेरियन क्रिटिक नहीं है। ऐसे तो क्रिटिक हैं रॉल्स थ्योरी के। रॉबर्ट नॉजिक एक फेमस लिबर्टेरियन है। इनकरेक्ट पेयर इसमें ढूंढनी है, रियलिज्म जो है, तो यहां पे देखिए लिबरलिज्म तो डेमोक्रेटाइजेशन एकदम बिल्कुल सही है। कंस्ट्रक्टिविज्म जो है आइडिया को वैल्यू देता है, आइडिएशनल फैक्टर। मार्क्सिज्म अंडर डेवलपमेंट, तो एक ही बच जाता है रियलिज्म, ह्यूमन प्रोग्रेस। अब ये कितना मैच करता है आप सोचिएगा। यहां पे मैंने सभी जो कम्युनिटेरियन थिंकर है उनका लिस्ट दे दिया है। ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्चुअल है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग concept discussed by John Rawls tells us to rank alternative by their worst possible outcome. जब हम रिस्की सिचुएशन में डिसीजन लेते हैं ना, कोई रैशनल आदमी जो अपना भला चाहता है, तो वो ये देखता है कि सबसे कम नुकसान हो, ऐसा देखता है। जो
वर्स्ट पॉसिबल आउटकम है उसके अनुसार से वो ऐसा चुनेगा जिसमें उसको कम से कम जो है हानि हो। इसी बेसिस पे रॉल का थ्योरी ऑफ जस्टिस है। रिस्की सिचुएशन में हम लोग सभी ऐसे ही लेते हैं कि सबसे कम किस में हमें जो है परेशानी होगी, तो लीस्ट परेशानी वाली हम लोग लेते हैं जब पता है कि सब में परेशानी हो सकती है। तो इस तरह से जब हम उसको अल्टरनेटिव को वर्स्ट पॉसिबल आउटकम के बेसिस पे हायरार्किकली अरेंज करते हैं तो इसको मैक्स मीन रूल कहते हैं। मैक्स मीन रूल, वेरी गुड क्वेश्चन, और कई जगह आपको ये हेल्प हो जाएगा। इसमें से कौन सी इनकरेक्ट है? तो ये प्लूरलिज्म के बारे में विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? इनकरेक्ट, तो इनकरेक्ट यदि आप देखें तो ये सब तो सही है। इकोनॉमिक टर्म में पावर को देखते हैं, ये भी इसमें माना जाता है पुलिस में कि बहुत सारे ग्रुप हैं जो हायरार्किकली अरेंज नहीं है, तो ये हायरार्किकली नहीं आएगा, ये गलत हो जाएगी। प्लूरलिस्ट थ्योरी अंडरस्टैंड पावर एज नॉन हायरार्किकली एंड कॉम्पिटिटिवली अरेंज्ड, ये सही है, तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा, तो आपको गलत मिल गया। वैसे और प्लूरलिज्म के बारे में पढ़ लीजिएगा, जो प्लूरलिस्ट थिंकर है डाल से लेके लास्की, लिपसेट, मैकलेवर, इन सब के बारे में भी जान लीजिएगा। हु अमंग द अमेरिका जो है प्लूरलिस्ट मतलब का सबसे बड़ा एग्जाम्पल है प्लूरलिस्ट पॉलिटी का। हु अमंग द फॉलोइंग इज considered ideology as a hegemonic project of articulating subject position? जैसे ही आपने हेजोमनी पढ़ा ना, आप ग्राम्स्की को टिक मार सकते हैं। बाकी इसमें से ये पोस्ट मार्क्सिस्ट है, इनके बारे में पढ़ लीजिएगा। फूको पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट है, जिन्होंने पावर नॉलेज के नेक्सस पे काफी लिखा। अल्थुजर जो है एक तरह के स्ट्रक्चरलिस्ट हैं, जिन्होंने की स्ट्रक्चरल मार्क्सिज्म के प्रणेता माने जाते हैं। उन्होंने भी आईएसए कॉन्सेप्ट दिया था, आइडियोलॉजिकल स्टेट एपरेटस, जो कि मिलता जुलता है ग्राम्स्की के कल्चरल हेजेमनी कॉन्सेप्ट से, और ग्राम्स्की तो जाने जाते हैं अपने हेजेमनी के कॉन्सेप्ट से। उसके बारे में अभी बता नहीं रहा हूं क्योंकि इतनी बार बता चुका हूं। अब यहां पे ये तो बहुत ही आसान है। ऑन लिबर्टी आपको पता है, जेएस मिल, ए का 4, और इससे बन जाता। अब इससे आसान क्या होगा, और सभी बुक इसमें आसान है, इसलिए वेरी लड्डू क्वेश्चन है। जॉन रॉल की थ्योरी ऑफ जस्टिस कंबाइन, ये क्वेश्चन यूजीसी नेट से उठाया गया है, लेकिन बहुत ही अच्छी क्वेश्चन है क्योंकि जॉन रॉल ने कई चीजों को अपने में समाहित किया था अपने थ्योरी ऑफ जस्टिस में, लाइक पीपल डेमोक्रेसी, मार्केट इकोनॉमी एंड रीडिस्ट्रीब्यूटिव वेलफेयर स्टेट। बाकी सही नहीं है, पढ़ लीजिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट मिसरिप्रेजेंट्स नियोलिबरलिज्म? नियोलिबरलिज्म वो है जो अभी की दुनिया देख रही है, जहां मार्केट आगे है, स्टेट पीछे है, जहां पे कि कॉम्पिटिटिव स्टेट है, जहां पे कि लिबरलाइजेशन है, प्राइवेटाइजेशन है, ग्लोबलाइजेशन है, मतलब फ्री मार्केट इकोनॉमी। तो यहां पे सब कुछ तो सही है, प्राइवेटाइजेशन सही होगा। फिस्कल ऑस्टेरिटी भी इसमें रखा गया है एज पर वन ऑफ द नॉर्म, कि कम से कम गवर्नमेंट खर्च करे, सप्लाई साइड इकोनॉमिक्स हो। फिस्कल ऑस्टेरिटी रहेगी तो इंटरेस्ट रेट कम रहेगा, उससे बिजनेस बढ़ेगा, बिजनेस को बढ़ाना है। हैज नॉट परकुलेटेड टू द लोकल स्टेट कहना गलत है, ये छोड़ दीजिए। नियो लिबरलिज्म हैज बीन आर्टिकुलेटेड थ्रू एक्सपोर्ट ओरिएंटेड प्रोडक्शन, ये भी सही है। तो फिर भी मैं क्वेश्चन मार्क कर रहा हूं, इन दोनों में कंफ्यूजन हो सकती है। प्रिमिटिव और प्राइमरी अकोमुलेशन ऑफ कैपिटल क्या है? ये यहां मैंने इसका डेफिनेशन दिया है। ये मार्क्सिस्ट थॉट है, जहां पे कि पहले मतलब ओरिजिनली जो है कैपिटल कैसे बना, कैसे जो है एक तरह का फर्स्ट टाइम जो है एक पूंजी कैसे जमा हुई जिससे कि फर्दर इन्वेस्ट किया गया, और कैसे जो है कुछ पीपल जो है वो मोड ऑफ प्रोडक्शन को कंट्रोल करने लगे और कुछ लोग अपने लेबर को सेल करने लगे। तो एक तरह से कैपिटलिज्म का उदय कैसा हुआ है, उस कॉन्सेप्ट को प्रिमिटिव या प्राइमरी अकोमुलेशन ऑफ कैपिटल कहते हैं। सो यहां पे देखें तो डीलिंकिंग प्रोड्यूसर फ्रॉम मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, मतलब कैसे ऐसा हुआ कि जो लोग एक्चुअल में प्रोड्यूस कर रहे हैं वो जो है मीन्स ऑफ प्रोडक्शन से हाथ धो बैठे, और जो एक्चुअल में प्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं दे स्टार्टेड कंट्रोलिंग मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। दैट वाज प्रिमिटिव और प्राइमिटिव अकोमुलेशन। बाकी ऑप्शन भी देख लीजिए और इसको भी पढ़ लीजिएगा, और नेट पे भी पढ़ लीजिए।
ये जो लाइन है ओवर हिमसेल्फ, ओवर हिज ओन बॉडी एंड ब्ला ब्ला, इंडिविजुअल इज सोवरेन, ये इतना फेमस है, यदि आप प्रैक्टिस करते हैं एमसीक्यू की तो आप कभी भूल नहीं सकते कि ऑन लिबर्टी में मिल ने ऐसा कहा है। Who said this? Equality is of two kind, numerical and proportional. जैसे ही प्रोपोर्शनल इक्वलिटी की बात आए, आप एरिस्टोटल को मारिए, लेकिन यहाँ पे अर्थमेटिक या न्यूमेरिकल इक्वलिटी भी उन्होंने कहा। इन दोनों इक्वलिटी में क्या फर्क है, नेट पे जाके पढ़ लीजिए। फॉर हॉब्स फेलिसिटी मीन्स, ये सब जो है घिसा पिटा क्वेश्चन है जो कॉपी पेस्ट की गई, लेकिन गुड क्वेश्चन। घिसा पिटा का मतलब बुरा नहीं। फेलिसिटी मतलब हैप्पीनेस। हैप्पीनेस क्या मतलब? उस चीज को पा लेने की जो आप नहीं पाए हैं। लेकिन हॉब्स कहते हैं कि जैसे ही आप उस चीज को पा लेते हैं, आपकी खुशी वहीं गायब हो जाती है, फिर आप उस चीज के पीछे भागते हैं जो आपने नहीं पाया है, और तब तक भागते हैं एक खुशी से दूसरी खुशी, एक चीज को पाने से दूसरी पाने तक, जब तक कि आदमी मर नहीं जाता। यही बुद्ध ने भी कहा है, मतलब कि तृष्णा, एक चीज से पा लेने से आपको कभी संतुष्टि नहीं मिलती, वो उसी तरीके से भटकता है मानव फेलिसिटी की खोज में, खुशी की खोज में, जैसे मृग भटकता है अपने वो कस्तूरी के लिए, कहीं मिलता नहीं है, मृग मरीचिका। सो ए कंटिन्यूड सक्सेस इन ऑब्टेनिंग दोज थिंग्स विच ए मैन फ्रॉम टाइम टू टाइम डिजायर। लेकिन वही त्रासदी है कि उसको पाने के बाद क्या? द नेचुरल मैन विल बी वन इन होम स्ट्रॉन्ग कॉन्शियस। अब हिंदी में बोल देता हूं, रूसो ने यह कहा था कि नेचुरल मैन वो है जो कि पहले का जो नोबल सावेज है और जो मॉडर्न जमाने का रीजन, रैशनलिटी और कॉन्शियस से भरा हुआ आदमी है, दोनों का एकदम एक तरह का सिंथेसिस है। मतलब नेचुरल मैन वो है जो नेचर ने जैसा चाहा होता मैन वैसा बने। नेचुरल वुमेन वो है जो नेचर ने जैसा चाहा होता वैसे बने। एक तरीके से यहां नेचुरलिज्म भी रूसो की झलकती है इसमें। विच ऑफ द फॉलोइंग बुक हैज नॉट ऑथर्ड बाय कार्ल मार्क्स? ये सब भी बहुत ही रन ऑफ द मिल या घिसा पिटा क्वेश्चन है। इसमें साइंस ऑफ लॉजिक जो है, साइंस ऑफ लॉजिक आई थिंक हेगल ने लिखा है, आप चेक कर लीजिएगा, बाकी ये तीनों ने लिखा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फीचर ऑफ सोशलिस्ट स्टेट? इंडिविजुअलिज्म नहीं हो सकती, कलेक्टिविज्म होगी। मूवमेंट ऑफ प्रोडक्ट एंड एक्सचेंज डिटरमिनेट मार्केट, कभी मार्केट को आगे नहीं आने देंगे, तो ओनली 2 होगा। द व्यू दैट देयर इज ए क्लोज रिलेशनशिप बिटवीन जस्टिस एंड इक्वलिटी इज एट्रीब्यूटेड टू whom? तो जस्टिस को इक्वलिटी से जोड़ने का मतलब क्या है? सोशल जस्टिस, मतलब सबस्टैंटिव इक्वलिटी, और वो कौन करेंगे? सोशलिस्ट। रेडिकल फेमिनिज्म इज एसोसिएटेड विथ, इसमें से ये तो लिबरल हैं, कैरोल पैटमैन भी रेडिकल नहीं है, एक इसमें केवल रेडिकल है और कैट मिलेट। और रेडिकल फेमिनिस्ट का नाम यदि जानना है तो आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। सो ओके डियर स्टूडेंट, थैंक्स फॉर वॉचिंग। यदि आप ज्वाइन करना चाहते हैं नेट जेआरएफ ऑनलाइन टेस्ट सीरीज, तो नेम, मोबाइल नंबर इस मेल पे भेजें। इस तरीके से आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं कोशिश करता हूं जवाब देने की। और अब तो मैं कुछ टाइम दूंगा फर्स्ट सेमेस्टर के मेरे स्टूडेंट जो वेट कर रहे हैं उनके लिए, लेकिन डेफिनेटली बीच बीच में हम लोग इस तरह के अच्छे पेपर एनालाइज करते रहेंगे। एंड आई होप कि आपने नेट जेआरएफ की तैयारी शुरू कर दी होगी, और अभी और भी सेट आने वाले, मुझे बताया गया है कि राजस्थान के आने वाले हैं, उन सब के लिए आप तैयारी करेंगे। तो मैं जितनी कोशिश करूंगा जो भी करने की, तब तक के लिए चलिए विदा लेते हैं, बाय।